हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th की ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। बट वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बताता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे कि आपको पता है हमारा चैनल है मेन पॉइंट स्टडी, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। इस पे 194 के 1000, ठीक है, मतलब 1,94,000 सब्सक्राइबर है। और हमारे मेन पॉइंट टैग पे 19.4 थे, अब 5 हो गए हैं, ठीक है। देखो यार, पहले इसके 2 लाख करवा दो फिर इसके, ठीक है। मेरे को पता है ये वाला चैनल भी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली मैं इस पे ये डालता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। बट भाई थोड़ा पढ़ भी लो, ठीक है। मेन पॉइंट स्टडी को भी आप सपोर्ट दिखा रहे हो थोड़ा सा। और मेरे को पता है पुराने वाले बच्चों ने जितना सपोर्ट किया था ना, उससे ज़्यादा बच्चे इस बार कर रहे हैं। तो इस वाले मेन पॉइंट टैग को सब्सक्राइब, इस सॉरी मेन पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करना। और बाकियों को भी, जिनको भी ज़रूरत है। और जो नोट्स है ना, ये जिससे मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, ये नोट्स आपको सीधा हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बट एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि सर नोट्स ही नोट्स नोट्स ही। बट बच्चे, विदाउट एक्सप्लेनेशन नोट्स जो है वो वेस्ट है, ठीक है। ये बात सुन के शायद आपको अजीब सा लग रहा हो। ये आ गए, देखो, ये नोट्स की डायरेक्टली पीडीएफ खुल गई, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अब मैंने डाल दिए हैं तो आप ही के लिए डाले हैं, ठीक है। और बाकी आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहो तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स के बटन से सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, वैसे तो नोट्स फ्री है, वेबसाइट पे आओगे आप डायरेक्टली नोट्स जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप पे करोगे तो ही डाउनलोड कर पाओगे, सपोर्ट करोगे तो ही ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। हर एक बच्चा जो है वो डायरेक्टली नोट्स को डाउनलोड कर सकता है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ओके। अभी तो मेरे लिए इसकी कॉस्ट मैनेज करना वेबसाइट की ईजी है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। बट एक टाइम पे शायद इसकी कॉस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। बट इसकी कॉस्ट मैंने एकदम फ्री, कुछ भी नहीं ले रहा। सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि कोई अगर ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो वो भी, उसको ऐसा ना लगे यार सर ने तो हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर दी, प्राइस लगा दिया, हम कैसे पे करें। तो बच्चे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा, अगर किसी चैप्टर के आपको नोट्स ना मिले और डाउनलोड ना आ रहे हो, मैसेज कर देना, मैं आपको उसी टाइम सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसे पढ़ाई के बीच में नहीं आने चाहिए। बाकी अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चे कर सकते हैं सपोर्ट, क्योंकि देखो, जैसे मैंने बताया कि जब बच्चा कोई थोड़ा सा सपोर्ट कर, देखो कितना बड़ा सपोर्ट है कितना छोटा है ये मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है। ये है ना, मेरे को बिल्कुल 100% अपना देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। रात के 2:30 बजे ऐसे मैसेज देखकर मैं उठकर वीडियो बनाने लग जाता हूँ कि हाँ, जब बच्चे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे को भी आगे सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे थैंक यू बोलने के लिए मैसेज करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बट रात को 2:30 बजे आप ऐसे थैंक यू कहने के लिए मैसेज करोगे ना तो डर लगता है। मैंने कहा बच्चों का पेपर है, कुछ क्वेश्चन पूछना हो और बाद में पता चलता है थैंक यू सर आप कह के सो जाते हो, फिर मैं रह जाता हूँ यार पता नहीं क्या पूछना होगा बच्चों को, ठीक है। तो इतना ऐसे मत किया करो, सुबह ही कर दिया करो थैंक यू का मैसेज, थोड़ा सुबह होने का वेट कर लिया करो। हाँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है तो वेलकम है जी, जब मर्जी क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ सकते हो। चलो जी, अब आ जाते हैं डायरेक्टली हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेन पॉइंट टेक को भी। और बाकी ये गेमिंग चैनल और व्लॉगिंग चैनल है, देख लेना, अगर अच्छा लगे तो कर लेना सब्सक्राइब, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे आते हैं। सबसे पहले तो यार मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स, ठीक है, एंड टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। जब भी हम किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है रॉ मटेरियल से, तो उसको कहते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एक बात याद रखना कि लार्ज क्वांटिटी में होता है। देखो, आप अगर अपने घर में गन्ने से चीनी बना रहे हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं आएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है लार्ज क्वांटिटी। जैसे कि मान लो कोई शुगर की फैक्ट्री है, वहां पर क्या है, बहुत सारा गन्ना लाया जा रहा है, उसको बहुत सारी चीनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक जगह होती है जहां पर बहुत लार्ज क्वांटिटी में आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो जो ज्यादा वैल्यूएबल होता है। चीनी ज्यादा वैल्यूएबल है ना गन्ने से, तो इसलिए ये होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पता ही आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। 3 सेक्टर होते हैं ना। अब तीनों सेक्टर के नाम आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे। चैप्टर नंबर 2 हमने इकोनॉमिक्स का पढ़ा था, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो आपको पता होगा 3 सेक्टर है, एक है सेकेंडरी सेक्टर, बाकी 2 सेक्टर का नाम मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। वैसे तो मेरे को पता है सारे बच्चे बता ही देंगे, ठीक है, बट याद होने चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। किसी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितना डेवलप करता है ना, हम उस कंट्री को इतना ही डेवलप मारते हैं। जैसे कि चाइना, चाइना आप देखोगे ना, अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है। आपको पता है मेड इन चाइना की चीज हर जगह मिल जाएगी आपको पूरे वर्ल्ड में, वो अलग बात है। चाइना के प्रोडक्ट की खासियत होती है चला तो चांद तक नहीं तो रात तक, है ना। बट
आप समझ गए ना कि चाइना जो है वो हर कंट्री में अपने प्रोडक्ट जो है बनाकर बेचता है, भेजता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें वो एक थोड़ा सा इंडिया से ज़्यादा डेवलप माना जाता है, क्योंकि इंडिया भी भेजता है, ऐसा नहीं है, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, बट इतना ज़्यादा नहीं कर पाता जितना चाइना कर रहा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बनाऊंगा, हर चैप्टर की इसकी भी बनाऊंगा। तो क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या व्हाई इट इज कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट। सीधा क्वेश्चन आएगा कि व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी या बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, ये पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। 5 नंबर में आएगा, 2-3 नंबर में नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला तो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करता है। इसका क्या मतलब है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यानी इंडस्ट्री में हम फैक्ट्री में क्या बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं, मशीनें बनाते हैं, है ना, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाते हैं, जो अल्टीमेटली किसको हेल्प करता है, हमारे खेतों को हेल्प करता है। तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मॉडर्नाइज करने में हेल्प करता है एग्रीकल्चर को। ठीक है, दूसरा है कि ये लोगों को जॉब देता है। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से डिपेंडेंसी कम होती है। ठीक है, पहले जो लोग खेतों में काम करते थे ना, अब उनको क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर में भी यानी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जॉब मिल जाती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर से डिपेंडेंसी कम हो रही है। ठीक है, तीसरा है कि गरीबी को और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी पर्सन के पास जॉब नहीं है, खेतों में जॉब नहीं मिल रही उसको, तो उसको क्या है, फैक्ट्री वगैरह में जॉब मिल जाती है। तो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म कर रहा है, बेरोजगारी भी खत्म कर रहा है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और साथ में गरीबी खत्म कर रहा है। अब लोग कमाएंगे पैसा, है ना, तो पैसे आएंगे उनके पास और वो गरीबी से निकल पाएंगे। नेक्स्ट है कि ये ना डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी जिसको कहते हैं, उसको खत्म करने में हेल्प करता है और हमारे ट्राइबल और रूरल एरिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। देखो एक गांव वाला एरिया है, ठीक है, पहले वो बिल्कुल ही कुछ नहीं है वहां पर, फिर उसके बाद वहां पर क्या लगने लगी, फैक्ट्री लगने लगी, बड़ी बड़ी कंपनी की, टाटा की फैक्ट्री लगने लगी। अब टाटा की फैक्ट्री जो अगर वहां पर लगने लगी तो टाटा क्या चाहेगा कि वहां पर रोड नेटवर्क अच्छा हो, तो वो रोड नेटवर्क बनाएगा वहां पर, है ना। बिजली वहां पर 24 घंटे आने की वो करेगा कि हाँ यार 24 घंटे बिजली आनी चाहिए ताकि हमारी फैक्ट्री चले। तो इससे क्या होगा, रूरल एरिया का यानी हमारे गांव के इलाकों का भी बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, चीजें बनती है तो वो दूसरी कंट्री में क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है, और एक्सपोर्ट होती है दूसरी कंट्री में तो क्या हमें मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इंडिया में अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे और अमेरिका में बेचोगे तो आपको डॉलर मिलेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर वगैरह दूसरी कंट्री की करेंसी भी आती है। ठीक है जी, चलो ये नीचे पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू द वाइड वैरायटी ऑफ द फिनिश्ड गुड्स आर हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। यानी वो कंट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर पाती है ज्यादा, वो कंट्री ज्यादा प्रॉस्परस कहलाती है। ठीक है, जैसे कि जापान, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि चाइना, जैसे कि अपना भारत भी बहुत तेजी से क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। और आप देखो इंडिया में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहे हैं। बहुत सारी जो अमेरिकन कंपनीज होती है, एप्पल का भी है ना प्लांट लगने वाला है, सैमसंग, और भी बहुत सारी कंपनी के बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं। तो अच्छी बात है, अपना भारत भी बहुत जल्दी ही डेवलप कर रहा है, करेगा क्या मतलब कर रहा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेशनल इकोनॉमी की। नेशनल इकोनॉमी यानी आपको पता है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी जीडीपी में। जीडीपी याद है ना, जीडीपी की फुल फॉर्म। ठीक है, जीडीपी की फुल फॉर्म आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जीडीपी बता देता हूं। होता क्या है, जीडीपी का मतलब होता है प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्जरी सेक्टर में एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ ना, यानी खेतों में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, फैक्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, और टर्जरी सेक्टर यानी हमारा सर्विस सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, उनको ऐड कर दो तो हमारा जीडीपी निकलेगा एक साल का। ठीक है, तो अगर जीडीपी आपको समझ आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी प्लस टर्जरी, तो अगर जीडीपी में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 27% जो हमारा शेयर है ना जीडीपी का, वो तो सिर्फ इंडस्ट्री का है। और इसमें इंडस्ट्री भी दो टाइप की होती है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे लोहा बनाना हो गया, बर्तन बनाना हो गया, फर्टिलाइजर बनाना हो गया, ट्रैक्टर बनाना, ये सारी की सारी होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाओ। ठीक है, 27 में से 17% तो ये है। बाकी जो 10% है ना वो है जी, जिसमें जैसे माइनिंग क्या होता है, जमीन के अंदर से आप क्या निकाल रहे हो, जमीन के अंदर से आप निकाल रहे हो कोल। अब कोल आप जमीन के अंदर से निकाल रहे हो तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगा? क्या आप कोल बना रहे हो? नहीं, आप कोल नहीं बना रहे, आप कोल को माइन कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं आता। आता है, इंडस्ट्री का पार्ट है, बट वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। वैसे ही क्वेरिंग यानी अलग अलग बढ़िया बढ़िया टाइप के पत्थर वगैरह को निकालना जमीन के अंदर से, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, ये भी क्या है, ये भी आपका इंडस्ट्री में आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं आता। ठीक है,
हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कितना पार्ट है? 27। बट जो आपकी ईस्टर्न एशियन इकोनॉमी है ना, उनमें ये 25 to 35% होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, या बेसिकली हम चाहते हैं कि 17% कैसे ना कैसे करके 25 से 35 के बीच में आ जाए, ताकि जितना ईस्ट एशियन कंट्री जो है इकोनॉमी जो डेवलप कर रही है, हम भी उतनी तेजी से अपने सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर पाए। यस और नो बच्चे, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? चलो नेक्स्ट आते हैं कि अब देखो, जैसे मैंने बताया कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर में कितना शेयर है? 17% का। इसको हमें कितना ले जाना है? 25। क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है? द आंसर इज यस। गवर्नमेंट ने एक NMCC बनाया है, फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है कि MCQ में आ सकती है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, तो इसकी फुल फॉर्म है जी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ये गवर्नमेंट ने बनाई है और इसका मेन एम है कि जो इंडिया है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी लाना और उसको इंप्रूव करना, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करना, ये काम है हमारे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल का, ठीक है। नेक्स्ट है कि जी इंडस्ट्रियल लोकेशन। अभी अभी हमने बात करी फैक्ट्रीज की। अब देखो, फैक्ट्री लगाने से पहले, ठीक है, फैक्ट्री लगाने से पहले हमारे दिमाग में कौन कौन सी चीजें होती है? जब भी कोई बंदा या कोई भी बिजनेसमैन फैक्ट्री लगाना चाहता है ना, तो अपने दिमाग में वो 2-3 चीजें रखता है। क्या? वो उसी जगह फैक्ट्री लगाएगा जहां पर उसको रॉ मटेरियल मिल जाए, ठीक है। वो उसी जगह फैक्ट्री लगाएगा जहां पर उसको चीप लेबर मिल जाए। वो उसी जगह फैक्ट्री लगाएगा जहां पर पास में बैंक हो और उसको बैंक से लोन मिल जाए, जहां पर 24/7 यानी पूरे दिन जो है क्या आती हो? इलेक्ट्रिसिटी आती हो, बिजली आती हो, और मार्केट भी प्लेस पास में हो। उसका मतलब है जो भी चीज वो बना रहा है उसको बेचने के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि मान लो कि आप जूते बना रहे हो, ठीक है। अब जूते बिल्कुल ही अंडमान निकोबार में जाकर या लक्षद्वीप में जाकर नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको बेचने के लिए मेनलैंड इंडिया में आना पड़ेगा, अपना जो जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार में इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं रहती, अब हमारा लक्षद्वीप में भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं रहती, तो आप उसी जगह फैक्ट्री लगाना चाहोगे जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, ताकि आसानी से आप जूते जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया उनको बेच सको, ठीक है। और बाकी चीप लेबर और स्किल्ड लेबर, जितना अच्छे से आपको स्किल्ड लेबर और चीप लेबर मिलेंगे तो आपके लिए फैक्ट्री को रन करना इजी हो जाएगा। आपको पता है ज्यादातर जो फैक्ट्री होती है लोन पे चलती है, इसलिए कैपिटल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल का मतलब पैसे समझ लो अभी, ठीक है जी। और रॉ मटेरियल भी। अब देखो, मान लो आपने अंडमान निकोबार में लगा दी जी शूज की फैक्ट्री, लेट्स अज्यूम। तो आपको मान लो अपर चाहिए होगा, जूते का ऊपर वाला एरिया चाहिए होगा, नीचे का सोल चाहिए होगा। फिर दोबारा लेने के लिए आप उसको चेन्नई में या अपने भारत के दूसरे वाले एरिया में जाओगे, तो फिर फायदा क्या है ना। तो रॉ मटेरियल आप चाहोगे कि जहां पर रॉ मटेरियल है ना वहीं पे फैक्ट्री लगा दो कि अच्छे से प्रोडक्ट वगैरह बन जाए, हमको रॉ मटेरियल लेने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किसी एरिया में बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उस एरिया का अर्बनाइजेशन होने लगता है, यानी वो एरिया डेवलप होने लगता है, ठीक है जी। चलो, और नेक्स्ट पॉइंट है कि सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट एंड द फाइनेंशियल एडवाइस एटसेट्रा टू द इंडस्ट्री। देखो, सिटीज का ये फायदा, सिटीज यानी दिल्ली को मान लो आप, मुंबई को मान लो, चेन्नई को मान लो, बेंगलोर को मान लो, कोलकाता को मान लो, ये सारी की सारी क्या एक तरह से सिटीज है। इसमें फायदा ये क्या होता है कि आपको बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाती है, क्योंकि इनमें बैंक वगैरह होते हैं। इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल जाती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, आप देखोगे दिल्ली का ट्रांसपोर्ट है ना, मुंबई, इनका ट्रांसपोर्ट अच्छा रहता है, गांव वाले इलाके से थोड़ा बढ़िया ट्रांसपोर्ट है। लेबर भी मिल जाते हैं। आपको पता होगा बहुत सारे भारत के अलग अलग एरिया से आपको लेबर जो है वो दिल्ली आते हुए दिखेंगे, या वो शहरों वाले इलाके में आते हैं ताकि उनको जॉब मिल पाए, है ना। नेक्स्ट है कंसल्टेंसी, वहां पर बहुत सारी कंसल्टेंसी फर्म होती है सिटीज वाले एरिया में, तो वो सारी की सारी फैसिलिटी, फाइनेंशियल एडवाइस, ये सारी की सारी फैसिलिटी जो है वो शहरों वाले इलाकों को हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को यानी फैक्ट्री वगैरह को मिल जाती है, ठीक है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, एग्जाम में आ सकती है, इसने मैंने मार्क करी है। देखो, छुड़वाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं, हर एक पॉइंट इस नोट्स में कवर होगा, याद रखना। मैनी इंडस्ट्री टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर एज नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। देखो, जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक साथ आ जाती है तो वो एक दूसरे का, आप कह सकते हो कि फायदा उठाती है। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे मान लो मेरी जूते की फैक्ट्री है, जूते की फैक्ट्री के पास सोल की फैक्ट्री है, उसके बाद पैकिंग की फैक्ट्री है, उसके बाद जूते पॉलिश करने की या जूते को साफ करने की फैक्ट्री है। तो हम सारे के सारे एक दूसरे का फायदा उठाएंगे। अब मेरे को सोल चाहिए, मैं सोल वाले के पास जाके, क्योंकि वो मेरे पास में ही है, तो मैं उससे सोल जाके खरीद लूंगा। उसको उसके सोल के लिए कंज्यूमर मिल गया, बायर मिल गया, और मेरे को मेरा सोल मिल गया। तो हम एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। तो अर्बन सेंटर में यही बात बोली गई है कि जितने भी इंडस्ट्री होती है ना, वो एक दूसरे का फायदा उठाती है, और एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स उसी को कहते हैं, जिसमें वो एक दूसरे का फायदा उठाती है। बेसिकली जब बहुत सारी इंडस्ट्री साथ आकर एक दूसरे का फायदा उठाती है, एडवांटेज उठाती है, जो अर्बन सेंटर्स देते हैं, जो शहर देते हैं, तो उसी को कहते हैं हम एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री साथ में लग गई सिटी के अंदर, तो वो बैंकिंग फैसिलिटी और भी बहुत सारी फैसिलिटी उनको मिल जाती है शहरों के अंदर, तो वो ये हमारा एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, ठीक है जी।
चलो, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बिफोर इंडिपेंडेंस मोस्टली इंडस्ट्री वर सेटअप नियर द कोस्टल एरिया। ठीक है, देखो जब हम आज़ाद नहीं थे, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस टाइम क्या था, हमारी ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी ना, वो आपको देखो महाराष्ट्र वाले इलाके में, यानी मुंबई वाले इलाके में, गुजरात वाले इलाके में, है ना, वेस्ट बंगाल वाले इलाके में मिलेगी। ये बात मैंने ना आपको चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया में भी बताई थी कि सबसे पहले जो ब्रिटिशर आए थे ना, वो हमारे सूरत के अंदर ही आए थे, गुजरात के अंदर आए थे बेसिकली, और उन्होंने 1608 में अपनी फैक्ट्री गुजरात के अंदर ही लगाना शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो बेसिकली उन्होंने फैक्ट्री बंगाल में और गुजरात में लगाना शुरू, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि ईजिली जो है कोस्ट वाला एरिया है ना, तो यहां पर जो है वो शिप वगैरह लगाना आसान होता है, और फिर सीधा शिप से लंदन भेज दिया जाता है, यानी ब्रिटेन भेज दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ बता रखा है कि ये है हमारा कोस्ट वाला एरिया, और यहीं पर ज़्यादातर फैक्ट्री जो है वो अंग्रेजों के टाइम में हमें देखने के लिए मिलती थी। चलो, अब आ जाते हैं इस चैप्टर के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से सुनते रहना। देखो, सबसे पहले तो होती है इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, उसके बेसिस पर भी हमारी इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है। देखो, अगर रॉ मटेरियल खेतों से आ रहा है तो उसको हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री दैट यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज द रॉ मटेरियल, जैसे कि चीनी की फैक्ट्री। चीनी की फैक्ट्री के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? गन्ना। गन्ना कहां से आ रहा है? खेतों से आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, और जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल खेतों से नहीं आ रहा, जमीन के अंदर से खोद के निकाला जा रहा है, उसको हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन क्या हमारे खेतों में उगता है? द आंसर इज नो, वो तो जमीन से माइन होता है। तो बेसिकली वो हमारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल मिनरल होता है या मेटल होता है, जिसमें हम ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हम मिनरल को और मेटल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। सिंपल है ना। चलो, नेक्स्ट पे आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, वो इंडस्ट्री जिसका फिनिश गुड्स दूसरी कंपनी के लिए या दूसरी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा हो, उसको कहते हैं हम बेसिक और की इंडस्ट्री। दोबारा से बताता हूं, एग्जांपल देता हूं। अब देखो, पता है आपको, एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा स्टील। यस और नो? टाटा स्टील आपने सुना होगा। तो टाटा स्टील क्या बनाते हैं? स्टील बनाती है। क्या वो हमको बेचती है? क्या आपने कभी स्टील खरीदा है अलग से? नहीं खरीदा ना। आप क्या करते हो? जैसे स्टील से बनी हुई कार, स्टील से बने हुए बर्तन, स्टील से बना हुआ इंजन, ऐसी चीजें खरीदते हो, मान लो। तो अब क्या होता है कि कार बनाने वाली क्या जाएगी? टाटा स्टील के पास जाएगी, है ना। कार बनाने वाली कंपनी टाटा स्टील के भैया अपना स्टील हमें बेच दो। बर्तन बनाने वाली जाएगी कि जी अपना स्टील हमें बेच दो, है ना। या और भी मशीन बनाने वाली जाएगी कंपनी या इंडस्ट्री कि जी हमको अपना स्टील बेच दो। तो यानी एक इंडस्ट्री का फिनिश गुड्स, यानी टाटा स्टील का जो फिनिश गुड्स है, यानी जो आयरन है, वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। कार बनाने वाले के लिए लोहा जो है या आयरन जो है वो रॉ मटेरियल है, तो इसलिए हम उसको बेसिक एंड की इंडस्ट्री कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक एंड की इंडस्ट्री है। ठीक है, दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री। ये बड़ा सिंपल है, वो इंडस्ट्री जो डायरेक्टली लोगों के पास बेचने के लिए, जिसका सामान डायरेक्टली लोगों के पास बिकने के लिए जाता है, उसको कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। एग्जांपल बड़ा सिंपल है, टूथपेस्ट, पेपर, शुगर। अब शुगर जो है क्या दूसरी फैक्ट्री में यूज होता है? नहीं ना। शुगर तो डायरेक्टली आपके पास बिकने के लिए आता है, तो वो क्या है? कंज्यूमर इंडस्ट्री। ठीक है, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो, कंज्यूमर इंडस्ट्री वो होता है जिसका सामान डायरेक्टली लोगों के पास बिकने के लिए जाता है, और बेसिक एंड की इंडस्ट्री होता है जिसका सामान डायरेक्टली लोगों के पास नहीं, दूसरी फैक्ट्री के पास बिकने के लिए जाता है। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कैपिटल कितना लग रहा है। बड़ा सिंपल है, 1 करोड़ से कम की अगर मान लो कोई कंपनी है या कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है जो 1 करोड़ से कम में लग गई, और 1 करोड़ से कम का उनका पूरा का पूरा कैपिटल है, तो उसको कहेंगे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ज्यादातर जो छोटी छोटी टॉय इंडस्ट्री होती है ना, वो 1 करोड़ से कम में सेटअप हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, कार। ठीक है, अब देखो, अगर मैं अच्छे से कैलकुलेट करें ना, 7-8 कार का ही ऑलमोस्ट प्राइस जो होता है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है ना। 7-8 करोड़ मान लो, फॉर्च्यूनर ही मान लिया आपने, 6-7 तो मैंने ज्यादा ही बोल दी, 5-6 भी अगर आप, या 2-3 भी मान लो ना फॉर्च्यूनर, तो उसका प्राइस 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। तो अब सोचो, अगर हमें फॉर्च्यूनर बनाने की फैक्ट्री लगानी है तो उसमें कितना पैसा लगेगा। तो वो क्या है, अगर बोले कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या है, वो एक लार्ज स्केल हमारी इंडस्ट्री है। ठीक है, ये आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है बच्चों को, बट बच्चे बहुत प्यार से समझा दूंगा, सुनना मेरी बात। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्या होता है? देखो, वो इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट ओन करती है ना, और गवर्नमेंट चलाती है, उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर आपकी इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है? जैसे कि भेल सेल बोलेंगे सर भेल, वो तो सर 5-10 रुपए की आती है, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। ये बेसिकली एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी का नाम है।
आप मेरे को है ना सर्च करके बताना फुल फॉर्म नीचे भेल की, और सेल की भी बताना। सेल तो चलो अभी नीचे आने वाला है, ठीक है, तो वो पता चली जाएगा आपको। बट बेसिकली ये दोनों की दोनों गवर्नमेंट ओन करती है, तो ये क्या है, पब्लिक सेक्टर आपकी इंडस्ट्री है। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, जिसको कोई प्राइवेट बंदा ओन करता हो, जैसे कि टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये किसकी है, टाटा की है, अपने रतन टाटा की है। बजाज ऑटो लिमिटेड किसकी है, बजाज की है। डाबर इंडस्ट्री ये भी किसी पर्टिकुलर पर्सन की है, ग्रुप ऑफ पर्सन की है, गवर्नमेंट की नहीं है। तो ये हो गई प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट बंदों की हो, ठीक है। जॉइंट सेक्टर क्या होता है, जॉइंट सेक्टर होती है जिसमें गवर्नमेंट का भी कुछ पार्ट हो और प्राइवेट का भी कुछ पार्ट हो, जिसको गवर्नमेंट और कह सकते हो इंडिविजुअल दोनों मिलकर चलाते हो। एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको थोड़ा बढ़िया आइडिया लग जाए। ये इंडस्ट्री नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ मेट्रो का। देखो मेट्रो का एग्जांपल मेरे को लेना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मेट्रो कोई इंडस्ट्री नहीं है, मतलब मेट्रो कोई फैक्ट्री नहीं है। बट मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ आपके लिए समझना थोड़ा इजी होगा, क्योंकि आप मेट्रो में ट्रैवल वगैरह करते होगे या नहीं भी करते होगे तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मेट्रो में जहां तक मेरे को पता है, अब बहुत टाइम हो गया, शायद परसेंटेज चेंज हो गया होगा, कि मेट्रो के अंदर ज्यादातर शेयर जो है वो गवर्नमेंट का है और बाकी शेयर जो है वो प्राइवेट ओनर का है। तो यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर मेट्रो चला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। इसका एग्जांपल है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है जी। तो वही लिखा है ओन्ड पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट जॉइंटली, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर इकोनॉमी, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, यहीं पर बच्चों को दिक्कत आती है। सर पब्लिक भी समझ, प्राइवेट भी समझ आ गया, जॉइंट सेक्टर भी समझ आ गया, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री समझाओ तो माने, है ना। अगर ये मैं आपको सही से समझा पाया और आप समझ पाए ना, तो वीडियो को लाइक ठोकना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा टेस्ट है एज अ टीचर, अगर मैं ये अच्छे से आपको क्लियर कर पाया। बड़ा सिंपल है वैसे तो ये, देखो वो इंडस्ट्री यानी वो फैक्ट्री जो कि सप्लायर या प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल ही बनाता है या चलाता है, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। सर एग्जांपल लो बच्चे, मान लो मैं यूपी में रहता हूँ, लेट्स अज्यूम, मैं रहता नहीं हूँ, दिल्ली में रहता हूँ मैं, ठीक है। तो मान लो लेट्स अज्यूम मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी में मेरे गन्ने का खेत है, बहुत बड़ा गन्ने का खेत है। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा यार गन्ने से चीनी बनती है, चीनी बेचूंगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, गन्ने में मेरे को थोड़े कम पैसे मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, अपनी ही एक चीनी की फैक्ट्री भी लगा ली, ठीक है। तो चीनी की फैक्ट्री के अंदर क्या चाहिए मेरे को, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, गन्ना। गन्ना कहां से आ रहा है, खेतों से। किसके खेतों से, मेरे खेतों से, और मेरी ही फैक्ट्री है। तो यानी वो इंडस्ट्री जो कि प्रोड्यूसर और दी सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल चलाता है और ऑपरेट करता है, या वर्कर या बोथ दोनों ऑपरेट करते हैं, उसी को कहते हैं हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। यानी वो इंडस्ट्री जो बेसिकली प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोड्यूसर कौन था गन्ने का, मैं था प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल, और मैं ही फैक्ट्री को चला रहा हूं। तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है। महाराष्ट्र के, और जैसे कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र में, यूपी के अंदर भी शुगर इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री मानी जाती है। और कोयर इंडस्ट्री पता है ना आपको, आपने वो क्या कहते हैं उसको, नारियल की जो छाल होती है ना, उससे रस्सी बनाई जाती है। तो केरला के अंदर जो है वो कोयर इंडस्ट्री क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है। यानी जो बंदा वो उगाता है क्या, नारियल, वही अपनी कोयर इंडस्ट्री लगा लेता है, उससे रस्सियां वगैरह बनाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, समझ आ गया ना बच्चे, दिक्कत नहीं करनी, अच्छे से करना है। अगर कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, दोबारा वीडियो बना दूंगा मैं, बट क्लियर होना चाहिए एक एक बच्चे को, ठीक है। क्योंकि जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा ना इस चैप्टर के बाद, तो आंसर आने चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं वैसे आपके दिमाग में आ जाए, सही ये लिखना है ना। चलो अब ये बेस्ड ऑन आएगा यहाँ पर, तो बेस्ड ऑन दी बल्क एंड दी वेट ऑफ दी रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कितना भारी है, देखो अगर रॉ मटेरियल हल्का है तो उसको कहेंगे लाइट इंडस्ट्री, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री है ना, छोटे छोटे जो आपके फोन में लगने वाले सर्किट होते हैं, या छोटा छोटा जो चिप होती है, तो वो क्या है, लाइट इंडस्ट्री है, उनका रॉ मटेरियल बहुत ही हल्का है, तो वो क्या है, लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री है, इनका रॉ मटेरियल बहुत भारी है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बहुत ज़मीन से बहुत सारा लोहा निकाला जाता है, उसको फिर प्रोसेस करा जाता है, उससे आयरन वगैरह स्टील वगैरह जो है बनाया जाता है। तो वो क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, एक हैवी इंडस्ट्री है, ठीक है जी। चलो आगे आ जाते हैं हम। आगे है जी अपना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब थोड़ा सा हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्या था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसका रॉ मटेरियल खेतों से आता हो, ठीक है सर। एग्जाम्पल गन्ना तो बता दिया था, बट एक और है, एक और क्या है, कॉटन के कपड़े। अब कॉटन कहाँ पर उगता है, कॉटन जमीन पे उगता है ना, बताया ना आपको कॉटन किस। अब ये भी मेरे को आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आपने हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि कॉटन उगाने के लिए सबसे बढ़िया सॉइल कौन सी होती है, या आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ज्यादातर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि बच्चे आपको ऐसा ना लगे कि नहीं सर चैप्टर क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन पूछूंगा ना तभी बेसिकली आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा कि हाँ यार थोड़ा ना, जब कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो बेसिकली स्ट्रांग हो जाता है वो टॉपिक। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जिसका रॉ मटेरियल खेतों से आता है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब सॉरी कॉटन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम कपड़े के बारे में समझ लेते हैं,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए, ऑल तो शायद ही आपको एग्जाम में मतलब बुक में नहीं मिलेगी, बट मैंने अलग से लिखी हुई है क्योंकि क्या पता क्वेश्चन आ जाए, है ना, फिर अपने को रिस्क नहीं लेना ना, अपन को तो फुल मार्क्स चाहिए, है ना, तो पूरा इंतजाम कर रखा है फुल मार्क्स का। कॉटन इंडस्ट्री क्या होती है, दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सॉरी कॉटन इंडस्ट्री बोल दिया, सॉरी दोबारा से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द डिजाइन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन and the yarn cloth and the clothing textile industry occupy a unique position in the Indian economy। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पर आएगा पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है, कपड़ों को डिज़ाइन करना, कपड़ों का प्रोडक्शन करना, कपड़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग जगह भेजना, और यान क्लोथ को बनाना और क्लोथिंग वगैरह को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। यानी बेसिकली यान को, क्लोथ को, क्लोथिंग को डिज़ाइन करना, प्रोडक्शन करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेक्सटाइल मिनिस्टर भी होता है। अब आप मेरे को बताना इंडिया का इस टाइम टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, आएगा नहीं है क्वेश्चन, आप चाहो तो बिना आंसर करे भी जा सकते हो इसका, बट पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ दी ओनली इंडस्ट्री इन दी कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन दी वैल्यू ऑफ चेन फ्रॉम दी रॉ मटेरियल टू दी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है ना, कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री, उसका हर एक चीज़ इंडिया में ही हमें मिल जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो हमें कोई मशीन बनानी है, तो बहुत सारी मशीनें ऐसी होती है जिनका रॉ मटेरियल जो होता है वो बाहर से आता है, दूसरी कंट्री से आता है। जैसे बहुत सारे, जैसे लैपटॉप हो गए, बहुत सारे लैपटॉप ऐसे भी होते हैं जिनका रॉ मटेरियल चाइना से आता है, ठीक है। तो वो क्या है, सेल्फ रिलायंट नहीं है। बट हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, वो सेल्फ रिलायंट है, कोई दूसरी कंट्री से कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपना खुद ही देख लेती है, सब कुछ इंडिया में ही मिल जाता है उसका, चाहे डिज़ाइन करने के लिए कपड़ा हो गया, या डिज़ाइन करने के लिए अलग केमिकल हो गया, सारे आपको कलर करने के लिए अलग केमिकल हो गया, सारा आपको इंडिया में मिल जाता है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना इंडिया में, वो दो टाइप की, एक तो कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन का कपड़ा होता है, एक जूट का कपड़ा होता है, ठीक है। जूट का कपड़ा क्या, ज़्यादातर जूट के बैग होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है जूट को, याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो है ना, वो मुंबई में लगाई गई थी 1854 में, ये बात याद रखना, इंडिया में। और ये बेसिकली थी कॉटन की, ठीक है। आपको पता है ना, बेसिकली कॉटन और जूट दोनों के दोनों क्या है, एक तरह का टेक्सटाइल है। और पहली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है हमारे इंडिया के अंदर, मुंबई में लगाई गई थी, 1854 में लगाई गई थी। और मजे की बात है, इसी के एक साल बाद जूट का टेक्सटाइल भी, जूट की फैक्ट्री भी लगाई गई थी, यानी 1855 में, ठीक है जी। देखो ध्यान से देखोगे ना, ये वाली और ये वाली डेफिनेशन एकदम कॉपी है, बस यहाँ जहाँ टेक्सटाइल लिखा हुआ है ना, इसके पहले कॉटन लगा देना। जैसे द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्राइमरली कंसर्न विद द डिजाइन, प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन यार्न क्लॉथ एंड क्लोथिंग, बस, है ना, सेम डेफिनेशन। अब देखो कॉटन, जब आप कॉटन का कपड़ा बनाते हो ना, तो दो प्रोसेस होती है। एक तो देखो कॉटन है, अब कॉटन से क्या बनाना पड़ेगा, आपको धागा बनाना पड़ेगा। तो जब आप कॉटन से धागा बनाते हो उसको कहते हैं स्पिनिंग। क्या समझ आया, कॉटन से जब धागा बनाते हो उसको कहते हैं स्पिनिंग। देखो ये कॉटन का धागा है, कॉटन है, इससे आप धागा बना रही हैं, वो बिल्कुल एक पतला सा धागा बना देंगे, तो इसको कहते हैं स्पिनिंग। और जब आप धागे से कपड़ा बनाते हो तो इसको कहते हैं वीविंग, ठीक है जी। ये बात, वर्ड याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहले क्या होता था कि जैसे कि पर्सन है, ये देखो, ये हाथों से क्या कर रहा है, अपने हाथों से, मतलब मशीन तो है बट हाथों से मशीन चला के क्या कर रहा है, कपड़े से धागे से कपड़ा बना रहा है, तो वो हाथों से कर रहा है, तो इसलिए हैंडलूम की मशीनें होती थी। और कुछ मशीनें ऐसी होती थी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता था, उसको कहते हैं हम पावर लूम, ठीक है। पुराने टाइम में हमें ना धागे से कपड़ा, यानी यान से कपड़ा जो है ना, वो हैंडलूम से ही बनाते थे, बट उसके बाद मशीनें आ गई तो हमने धागे से कपड़ा जो है वो पावर लूम से बनाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। चलो नीचे आते हैं कि 18 सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि पावर लूम आ गए, उससे पहले हैंडलूम हुआ करती थी। और है ना, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं आपको बता दूं, हम पहले ना हमारे इंडिया में बहुत कॉटन का या कपड़ों का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन हुआ करता था, बट ये बहुत कम हो गया। क्यों, ये भी हमने चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इंडिया में पढ़ा है। वो है जी अंग्रेजों की वजह से। अंग्रेज क्या करते थे, मशीन से कपड़े बनाते थे, बहुत जल्दी 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 कपड़े बन जाते थे और बहुत सस्ते होते थे। इसकी वजह से हमारे इंडिया के जो, ये देखो, हम किससे बनाते थे, हाथों से बनाते थे, तो इन बंदों को बहुत टाइम लगता था हाथों से बनाने में, है ना। तो इनके कपड़े, हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर के कपड़े थोड़े से महंगे होते थे, इसलिए लोग उसको नहीं खरीदते थे। मशीन से बने हुए कपड़े अंग्रेजों के खरीदते थे, इसलिए हमको थोड़ा नुकसान होता था। और इसलिए हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है ना, कपड़े बनाने वाले, उनको बहुत सेटबैक लगा, ठीक है। चलो ये मैं आपको, ये वाला देखो, नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो कॉटन मिल इंडस्ट्री है ना, वो आपको कहाँ पर, ज़्यादातर गुजरात में और महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉटन उगता है, सिंपल। अब मैं उस क्वेश्चन का भी आंसर बता देता हूँ जो मैंने ऊपर पूछा था। सबसे ज़्यादा
हमारा बढ़िया कॉटन ब्लैक सॉइल पे उगता है, और ब्लैक सॉइल जो है महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में ही हमको देखने के लिए मिलती है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में क्या खासियत है, हमें रॉ मटेरियल मिल जाता है, मार्केट प्लेस मिल जाता है, खरीदने वाले लोग है ना, क्योंकि अब देखो कॉटन आप उगा रहे हो, अब जब कॉटन उगा रहे हो तो वहीं पर अगर फैक्ट्री भी है कॉटन की हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में, तो वो कॉटन खरीद लेती है, तो मार्केट भी मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है वहाँ पर, पानी का भी रास्ता है, और पोर्ट फैसिलिटी भी है, पोर्ट फैसिलिटी वही बंदरगाह वगैरह है, लेबर में मिल जाते हैं सस्ते, मॉइस्ट क्लाइमेट भी है, मतलब अच्छा क्लाइमेट है कॉटन के उगने का। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से बेनिफिट है, मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से ही हमारी जो कॉटन है वो इंडस्ट्री ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में मिलती है। ये है इसका सिंपल आंसर, ठीक है। चलो, अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिंक विद द एग्रीकल्चर एंड द वर्कर, ये तो पता ही है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर की भी जरूरत होती है और वर्कर की भी जरूरत होती है। कैसे? कॉटन जो है खेतों में उगता है, तो यानी एग्रीकल्चर का भी लेना देना है, और फिर वो मशीन में बेसिकली उससे कपड़ा बनाया जाता है कॉटन से, तो वो क्या है, वर्कर वगैरह जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में जो कपड़ा बनाते हैं वर्कर, है ना, तो दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जी स्पिनिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड तमिलनाडु, ठीक है, यानी आज भी रुई से धागा बनाने की प्रोसेस है ना, रुई से धागा बनाने की यानी रुई से यान बनाने की प्रोसेस है ना, महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में होती है, ठीक है। क्या समझा आपने अपने को? दोबारा से, स्पिनिंग का क्या मतलब, हमने ऊपर क्या देखा था, धागा बनाना, यान बनाना, तो यान बनाना आज भी महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में होता है। बट अगर वीविंग की बात करें ना, धागे से कपड़ा बनाना, तो वो इंडिया के अलग अलग एरिया में फैला हुआ है, जैसे कि आपको पता भी है इंडिया के अंदर आप देखोगे हर एरिया के अंदर अलग अलग टाइप की साड़ी होती है, अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं, जैसे गुजरात में अलग टाइप के कपड़े होते हैं। अब वेस्ट बंगाल में जाओगे तो लेडीज़ जो है वो वाइट कलर की साड़ी होती है और थोड़ी सी रेड कलर की बाउंड्री होती है, ये मैंने देखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के नंबर मेरे पे सेव हैं, तो वो जो दुर्गा पूजा होती है तो उनकी फ़ोटोज़ वगैरह डालते हैं, है ना, तो पता चलता है कि हाँ जी ट्रेडिशनल है। तो कल्चर, तो इसका क्या मतलब, अब देखो जैसे कि आपको जम्मू कश्मीर में कोई अलग सिल्क की साड़ी है, जो भी अलग साड़ी है, पता नहीं क्या कहते हैं, जरी की साड़ी, और ऐसे ही बनारसी साड़ी, ऐसे तो बनारसी साड़ी भी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर धागा तो बेसिकली गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में बनता है, बट अलग उस धागे से कपड़ा पूरे इंडिया में अलग अलग टाइप से लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी दिक्कत सुन लो, इंडिया में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम बढ़िया क्वालिटी का धागा बनाते हैं, एक नंबर क्वालिटी का धागा बनाते हैं, बट कपड़ा बढ़िया क्वालिटी का नहीं बनाते। यानी हमारी स्पिनिंग, जो स्पिनिंग सेक्टर है ना, वो तो बढ़िया वर्क कर रहा है। स्पिनिंग में क्या होता है, धागे रुई से धागा बनाना, वो तो हम बढ़िया क्वालिटी से कर रहे हैं, बढ़िया एकदम बढ़िया क्वालिटी का धागा बनता है, बट हमारा वीविंग सेक्टर अच्छा नहीं है, कपड़ा हम लो क्वालिटी का बना पा रहे हैं। क्या इससे हमारा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? इससे हमारा नुकसान हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम क्या करते हैं, धागा दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हमें मिलते हैं $1 $2 ऐसे मिलते हैं, कम मिलते हैं, मतलब एक धागे का आपने बंडल जो है वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करा, आपको $3-4 मिले। अगर आप कपड़े भेजो उसकी जगह तो आपको $50-60 मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है, हमारे इतने सारे डॉलर वेस्ट हो गए। यानी अगर हमारा वीविंग सेक्टर अच्छा होता ना, तो हम बढ़िया क्वालिटी के कपड़े बनाकर भेजते, तो उससे हमें ज़्यादा फायदा होता। तो यही बात लिखी हुई है कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा वीविंग सेक्टर जो है बढ़िया क्वालिटी का वो नहीं बना पाता, ठीक है, कपड़ा नहीं बना पाता, जिसकी वजह से हमें कम फॉरेन अर्निंग होती है, ठीक है जी। और दूसरी बात है, बहुत सारे लोग जो है, अब देखो अगर हम बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा बना पाते तो बहुत सारे लोगों को वीविंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाती, तो हम कपड़ा बढ़िया क्वालिटी का बनाते ही नहीं है, तो इसकी वजह से लोगों को वीविंग सेक्टर में जॉब भी नहीं मिल पाती, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज वीविंग। वीविंग के बारे में एक और चीज़ याद रखना कि वीविंग में ना, अब देखो धागे से कपड़ा बनाना ना दो जगह होता है, एक तो होता है बड़ी बड़ी मशीनों से बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, और दूसरा होता है जी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाँव के अंदर अपने घरों के अंदर ही धागे से कपड़ा बनाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो है धागे से कपड़ा बनाते हैं, ये बात सच है, बहुत सारे लोग जो है गाँव के अंदर ऐसा करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो सारे गांव में नहीं होता, ऐसे मत बोलना सर मैं तो गांव से देख रहा हूँ ये वीडियो, हमारे गांव में तो नहीं होता ऐसा नहीं होता बच्चे, कुछ कुछ गांव में आज भी होता है, ठीक है जी। तमिलनाडु वगैरह, अब तमिलनाडु में भी कुछ बच्चे देखेंगे सर मेरे गांव में नहीं, बहुत कम गांव में होता है, बट होता है। आज भी बहुत सारे जो गांव हैं वो क्या करते हैं, अपने खुद की रुई लाते हैं और उससे क्या करते हैं, धागा बनाते हैं और फिर धागे से कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। चलो अब दिक्कत क्या है, आप खुद सोचो, आप मान लो कॉटन उगाते हो, ठीक है, एक तरफ एक बड़ा आ रहा है, फैक्ट्री का ओनर आ रहा है, बोल रहा है कि जी पैक कर दो 10,000 किलो कॉटन या 10,000 टन ऐसे पैक कर दो आप,
और दूसरी तरफ मेरे मतलब एक नॉर्मल पर्सन आ रहा है, गांव का आ रहा है पर्सन, वो बोलता है कि जी मेरे को ना 20-30 किलो दे दो, मेरे को ना घर में ही कपड़ा वगैरह बना के मैं बेचूंगा, थोड़ा अपना बिजनेस वगैरह सेटअप करना चाहता हूँ, छोटा मोटा 2-3 बेचकर अपना लाइवलीहुड करना, अर्न करना चाहता हूँ। तो आप किसको बेचोगे? आप ऑब्वियसली बिजनेसमैन को बेचोगे, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको। बट यही सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया में ना, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो जो बेसिकली मतलब लूमेज है, जो रुई होती है ना, वो हमें उन लोगों को ज़्यादा देनी चाहिए जो बेसिकली गांव में रहते हैं और जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री अपने घर पे खोल के बैठे हैं। क्यों? ताकि उनको लाइवलीहुड मिल पाए। देखो, बिजनेसमैन के पास जब रुई आती है तो उससे प्रॉफिट कमाता है, बट जब गरीब लोगों के पास जो हाथों से हैंडलूम से कपड़ा बनाते हैं, उनके पास जब रुई आती है तो वो अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। तो लोगों का जीवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि गांव के लोगों को भी अच्छा सा एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, वो भी अपनी लाइफ को चला पाए। इसलिए यही बात बोली गई है कि वी शुड कीप दी मील सेक्टर लूमेज लोअर देन दी हैंडलूम एंड पावर लूम। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मील के अंदर जो रुई जा रही है वो थोड़ी सी कम जाए, पर उसी के साथ साथ गांव के अंदर जो रुई जा रही है वो थोड़ी ज़्यादा जाए, ताकि गांव के लोग भी प्रॉस्परस और डेवलप हो पाए। ठीक है। अब कॉटेज इंडस्ट्री जो एक प्रॉब्लम, जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंडिया के अंदर? सबसे पहले तो आउटडेटेड मशीनरी। आज भी हम बहुत सारी पुरानी, आज भी बहुत सारे लोग हैंडलूम से काम करते हैं, जबकि पावर लूम आ चुका है, मशीनों से आप सारा काम हो जाता है, बट आज भी बहुत सारे लोग गांव के अंदर हैंडलूम से काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी दिक्कत है। इरेगुलर पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 24 घंटे नहीं आती। ऑल्दो इंडिया में बहुत डेवलप हो चुका है, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम अगर आपके विलेज के अंदर है, जहाँ से भी आप देख रहे हो, अगर आपके एरिया के अंदर अभी भी पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बट जहाँ तक मेरे को पता है, अब पावर सप्लाई की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉटन इंडस्ट्री इज फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम दी अदर फाइबर इंडस्ट्री। आपको पता है लोग कॉटन की जगह आज नायलॉन के कपड़े, है ना, रायोन के कपड़े, अलग अलग कपड़े खरीदते हैं जो कि थोड़े सस्ते होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री फेस कर रही है, कॉम्पिटिशन। और नेक्स्ट है जो मैं आपको बता चुका हूँ, हमारी वीविंग सेक्टर जो है ना, वीविंग इंडस्ट्री, वो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पाता, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। ठीक है। अब आ जाते हैं जी हमारी जूट टेक्सटाइल पे। कॉटन का कपड़ा तो देख लिया, जूट का। अब मैंने आपको ये बात बच्चे पहले ही बताई थी कि हमारा जो जूट की फैक्ट्री है वो कहाँ लगाई गई थी सबसे पहले? कोलकाता में। कब? 1855 में। और 1854 में किसकी फैक्ट्री लगाई गई थी? 1854 में लगाई गई थी हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कहाँ? महाराष्ट्र में, यानी मुंबई में। ठीक है जी बच्चे, आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जूट, रॉ जूट कौन प्रोड्यूस करता है? अपना भारत। कहाँ गया? अपना भारत। इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा रॉ जूट प्रोड्यूस करता है, बट उसको यूज भी कर लेता है। ठीक है। पूरी दुनिया में दूसरी कंट्री, देखो मैं बताता हूं, सबसे ज्यादा हमारा रॉ जूट कौन उगाता है? इंडिया उगाता है। बट सबसे ज्यादा दूसरी कंट्री में जूट के प्रोडक्ट पता है कौन बेचता है? वो है बांग्लादेश। क्यों? देखो, बांग्लादेश एक छोटी कंट्री है, भारत बहुत बड़ा है। तो भारत जो भी जूट प्रोड्यूस करता है ना, वो अपने में ही यूज कर लेता है, और जो थोड़ा बचता है उसको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। बट दूसरी तरफ अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश छोटी कंट्री है, वो प्रोड्यूस बहुत सारा करती है। ठीक है। इंडिया से कम करती है, बट करती है बहुत सारा, तो बहुत कम यूज करती है और बाकी बेच देती है। तो इसकी वजह से, जैसे ये समझ लो आप, ये मैं बता रहा हूं बताने की, जैसे इंडिया मान लो 100 प्रोड्यूस करता है, बांग्लादेश 90 प्रोड्यूस करता है, उसमें से हम क्या करते हैं? 50 यूज कर लेते हैं। ठीक है। और बचा कितना? 40 को हम एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, एक्सपोर्ट करते हैं 40 को। बांग्लादेश क्या करता है? सिर्फ 10 यूज करता है, और बाकी जो 70-80 है उसको एक्सपोर्ट करता है। तो प्रोड्यूस तो हमारे इंडिया में ज्यादा हो रहा है, बट एक्सपोर्ट बांग्लादेश ज्यादा कर पा रहा है, क्योंकि उनकी नीड इतनी नहीं है। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। चलो, अब मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉटन मिल, जो हमारी जूट मिल इंडस्ट्री है ना, वो आपको मिलेगी आपके कोलकाता में, या मैं कहूँ एक रिवर है वेस्ट बंगाल के अंदर, हुगली रिवर, उसके पास आपको दिखेगी। ये देखो, आपको दिख भी रहा है, ये मैंने गूगल मैप से पिक्चर निकाली है बिल्कुल आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो आप देखोगे ये जूट मिल इंडस्ट्री, ये सारी की सारी ये जूट मिल है, रेड से जो भी मार्क को रखा है ना, सारी की सारी जूट मिल इंडस्ट्री है। ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है? जूट मिल इंडस्ट्री। तो ये आप देखोगे ज्यादातर हुगली रिवर के पास है। क्यों जी? हुगली रिवर पे ऐसा क्या है? हुगली रिवर के पास क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। हुगली रिवर के पास ही, या वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली रिवर के पास ही आपको ज्यादातर जूट मिल इंडस्ट्री देखने के लिए मिलती है। क्यों? यहाँ से घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में ज्यादातर जूट मिल इंडस्ट्री कहाँ देखने के लिए मिलती है और क्यों? तो इंडिया में ज्यादातर जूट मिल इंडस्ट्री आपको कोलकाता के अंदर, या मैं कहूँ वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली रिवर के पास देखने के लिए मिलती है। रीजन क्या है? पहला तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, यानी इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा जूट उगाया जाता है। इसकी वजह से मैंने आपको बताया ना, जहां रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पर फैक्ट्री लगा देते हैं लोग। तो यही है, रॉ मटेरियल यहां मिल जाता है, रॉ जूट मिल जाता है, जिसकी वजह से यहीं पर फैक्ट्री हो गई। तो ये एक पहला रीजन है। दूसरा है इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट।
यानी आप पता है रिवर है, तो रिवर में क्या होता है, रिवर की वजह से या ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, तो रिवर बॉर्डर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। तो क्या करते हैं, जैसे कि मान लो किसी ने भी यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर बना लिया रॉ जूट और उसे दूसरी कंट्री भेजना है, तो रिवर से फिर नीचे बे ऑफ बंगाल आता है, फिर भेज देते हैं उसको। तो यानी इनएक्सपेंसिव होता है। आपको पता है ना, ट्रेन में जितने पैसे लगते हैं उससे कम पैसे लगते हैं वाटर में। पता है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप है ना चेन्नई से अंडमान निकोबार की फ्लाइट पकड़ना, चेन्नई जैसे ये अपन हमारा भारत का तमिलनाडु चेन्नई है या अंडमान निकोबार है, फ्लाइट पकड़ना वो थोड़ी महंगी आएगी। पर आप अगर शिप के रास्ते जाओगे ना, 3,000 रुपये में आपको पहुंचा देगी, 3,000 रुपये में, जो कि फ्लाइट से बहुत कम है। तो यानी जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा रेलवे नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। आपको पता है कोलकाता के अंदर, हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर रेलवे नेटवर्क थोड़ा सा अच्छा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अबंडेंस ऑफ वाटर है। वाटर बहुत अच्छा है, रॉ कॉटन उगाने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब वाटर वगैरह भी मिल जाता है यहाँ पर, तो एक ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है कि जी चीप लेबर, हमारे वेस्ट बंगाल से, बिहार से, यूपी से चीप लेबर आ जाते हैं जो कि सस्ते में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि जी कोलकाता इज दी लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइडिंग दी बैंक, इंश्योरेंस एंड दी पोर्ट फैसिलिटी फॉर दी एक्सपोर्ट ऑफ दी। अब इसका मतलब यह है कि कोलकाता के अंदर, अब जैसे मैंने बताया था कोलकाता क्या एक सिटी वाला एरिया है, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग बैंक होते हैं जो कि हमारी कॉटन मिल इंडस्ट्री को क्या दे देते हैं, पैसे वगैरह या लोन वगैरह या इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसका फ़ायदा होता है। यस और नो? आई एम रियली सॉरी अगर आपको पीछे है ना जो बिल्कुल आवाज़ सुनाई दे रही हो, क्योंकि पड़ोस में शादी है, ठीक है। बुलाया तो हमको भी है, बट बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं देख लेता हूँ। चलो मेरी आवाज़ ठीक ही आ रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्लियर हो गया ना? तो इसलिए हमारी एक बार देख लेते हैं, आवाज़ तो आ रही होगी यार आपको, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, ठीक है, बट थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा रहता है अपना, ठीक है। नेक्स्ट है कि चैलेंज फेस बाय दी जूट। मैं थोड़ा तेज बोलूंगा ताकि जो बाहर की बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा दब जाए। तो हमारी जूट इंडस्ट्री कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका। ज़्यादातर वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली रिवर के पास ही आपकी जूट फैक्ट्री मिलती है। रीज़न ये है, कौन कौन सी प्रॉब्लम जूट इंडस्ट्री फेस कर रहा है। पहले तो हाई कॉस्ट, जूट का जो बैग होता है वो थोड़ा सा महंगा आता है, प्लास्टिक का बैग थोड़ा सस्ता आता है ना, पता है ना, जूट के बैग है ना 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का मिलता है, बाकी दूसरे का सस्ता मिलता है, तो ये है। नेक्स्ट है कि जी स्टिफ कंपटीशन बाय द सिंथेटिक सब्सिट्यूट। जैसे मैंने बोला, दूसरे सिंथेटिक है, नायलॉन का बैग हो गया, प्लास्टिक का बैग हो गया, वो सस्ते आते हैं, तो लोग जूट के बैग थोड़े से इग्नोर करते हैं, है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है कि बांग्लादेश है ना हमारा फॉरेन मार्केट छीन रहा है। इसका मतलब क्या है, आज है ना ज़्यादातर लोग जो है, दूसरी कंट्रियाँ जो है वो बांग्लादेश से जूट मंगवाती है ना, जबकि हम भी जूट एक्सपोर्ट करते हैं, बट बांग्लादेश से मंगवाती है। तो इसलिए बहुत सारी कंट्री क्या करती है, बांग्लादेश से मंगवाती है, भारत से नहीं मंगवा रही। तो इससे हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, हमारी फॉरेन मार्केट धीरे धीरे छिनती जा रही है। चलो सर, आपने ये तो बता दिया क्या प्रॉब्लम है, क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है इसको सही करने के लिए? द आंसर इज यस। 2005 में गवर्नमेंट ने एक नेशनल जूट पॉलिसी बनाई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने हमारे जूट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने और उनकी प्राइस वगैरह को देखने के लिए, उनकी डिमांड वगैरह को देखने के लिए जूट के प्रोडक्ट का एक पॉलिसी बनाई थी 2005 में। तो वही है नेशनल जूट पॉलिसी 2005। तो आपको एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जी हमारा शुगर इंडस्ट्री की। तो शुगर इंडस्ट्री एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, पता ही यार आपको। शुगर का रॉ मटेरियल क्या है, गन्ना। गन्ना कहाँ से, खेतों से। तो वो सेकंड, वो हमारी क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। और दूसरी बात है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है। तो यहाँ पर है ना शुगर केन आएगा। हमारे इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उगाया जाता है, वो उगाया जाता है इंडिया में। अब आप मेरे को बताना, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना जो है वो कौन उगाता है? सेकंड नंबर पे इंडिया है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ये भी आपने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। और हम जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुड़ के, जिसको हम जैगरी कहते हैं। खांडसरी हो गया, सुना होगा आपने खांडसरी, मैंने तो नहीं सुना क्योंकि गाँव में ऐसी चीज़ें बहुत मिलती है। खांडसरी हो गए, ऐसे नए नए नाम मैंने बहुत कम सुने हैं। शहरों वाले इलाके में, तो दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो मैंने बहुत कम सुने हैं, ठीक है। दादी वादी को पता होगा खांडसरी क्या होता है, बट मेरे को नहीं पता, रियली सॉरी। ये भी एक होता है, कुछ प्रोडक्ट ही होता है, नीचे लिखा भी होगा, फोटो नहीं डाली मैंने यहाँ पर। चलो खांडसरी भी होता है कुछ, ठीक है। और बाकी यह है कि रॉ मटेरियल यूज्ड इन दी इंडस्ट्रीज बल्कि एंड इन दी हॉलेज, यानी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, एक और बात, गन्ने के अंदर है ना एक खासियत होती है। गन्ने, जैसे मान लो एक गन्ना है, गन्ना हो गया, गन्ने को आपने काट दिया, तो गन्ने के अंदर इन्हें कंटेंट होता है जिसको हम कहते हैं सुक्रोज कंटेंट। देखो लिखा भी है सुक्रोज, ये साइंस की भाषा है। टीचर से पूछोगे ना, अपने साइंस के टीचर से, वो बढ़िया बताएंगे, ठीक है। तो सुक्रोज है ना कंटेंट होता है जिसकी वजह से गन्ना मीठा रहता है। अब सुक्रोज में एक दिक्कत यह है, जैसे गन्ने को आप काट देते हो ना, है ना, और उसको ट्रांसपोर्ट करने जाते हो, वैसे ही है ना सुक्रोज धीरे 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 कम होने लगता है, जिसकी वजह से गन्ना जो है वो कड़वा हो जाता है अगर सुक्रोज खत्म हो जाता है तो। तो क्या होता है, ज्यादातर लोग यही ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी
गन्ने को जैसे ही कटता है वैसे ही उसको जल्दी से फैक्ट्री में भेज दिया जाए ताकि उस गन्ने से चीनी बन जाए। क्यों? ताकि वो गन्ना कड़वा ना हो पाए, ताकि उसे बढ़िया चीनी बन पाए। ठीक है, तो इसलिए आपको देखो इंडिया में, जैसे मैंने बता दिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे जो गन्ना कहाँ उगता है, इंडिया में, बट इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उगता है? यूपी में उगता है। ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना उगता है। और मैं ये भी बता दूं, यूपी के अंदर ही सबसे ज्यादा आपको शुगर मिल मिलेगी, शुगर की जो फैक्ट्री है वो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेगी। क्यों? क्योंकि यूपी के लोग समझदार है, उनको पता है यार अगर ज्यादातर फैक्ट्री हमने महाराष्ट्र में, एमपी में, यहाँ कहीं लगा दी अपनी, तो इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करते करते सुक्रोज कंटेंट खत्म हो जाएगा, गन्ना कड़वा हो जाएगा, फायदा कुछ होगा नहीं, चीनी भी नहीं बनेगी नहीं। तो इसलिए उन्होंने यूपी के अंदर ही फैक्ट्री लगा दी। बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर। दिक्कत यह है कि गन्ने की खासियत होती है वो सीजनल होता है। पता है ना आपको, वो कब उगाया जाता है? मॉनसून में। वो कौन सी क्रॉप है? वो एक खरीफ क्रॉप है। पता है ना, बारिश के सीजन में उगाई जाती है। इसको बहुत पानी चाहिए होता है, ये भी आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, चलो। और ये एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, ये बात भी हमने ऊपर देख रहा था। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है? जो गन्ना उगाते हैं ना वही अपनी चीनी की फैक्ट्री भी खोल लेते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। ऊपर हमने देखा था। ठीक है, चलो। रीसेंट इन दी रीसेंट, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि आपको पता है सबसे ज़्यादा हमारी शुगर मिल इंडस्ट्री कहाँ पर है? हमारी शुगर मिल इंडस्ट्री ज़्यादातर हमारी यूपी में है, बट आज जो है वो साउथ इंडिया के अंदर या हमारे वेस्टर्न भारत के अंदर भी हमारी शुगर मिल इंडस्ट्री हमें देखने के लिए मिल रही है। कैसे? साउथ इंडिया के अंदर भी क्लाइमेटिकल कंडीशन, या देखो पहले क्या होता था, पुराने टाइम में क्या होता था कि जहाँ पर बारिश होती है ना, अब वहीं उगा सकते थे ऐसी क्रॉप जहाँ पर जिसको पानी चाहिए, है ना। गन्ना आपको पता है बारिश यूपी में ठीक ठाक होती है, जिसकी वजह से गन्ना वहाँ पर उगाया जाता है। साउथ इंडिया के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर बारिश एज कम्पेयर टू फेवरेबल क्लाइमेट इतना नहीं है गन्ने के लिए, तो वो बना देते हैं। कैसे? पानी चाहिए होता है तो एग्रीकल्चर मतलब खेतों में पानी वगैरह भेज देते हैं। पहले क्या होता था, इरीगेशन फैसिलिटी इतनी बढ़िया नहीं थी, बट आज इरीगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसा एरिया जहां पर बारिश नहीं भी होती वहां पर भी गन्ना उगा दिया जाता है, पानी जमीन से निकाल कर खेतों में भेजकर, है ना। तो बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन वो बना देते हैं गन्ना उगाने के लिए ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसकी वजह से गन्ना हमारे वेस्टर्न और साउथ इंडिया में भी उग रहा है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव आर दी मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट। कोऑपरेटिव सेक्टर भी हमारे साउथ इंडिया के अंदर जो है, जैसे कोयर इंडस्ट्री कोलकाता हमारे केरला के अंदर हमने देखा था, तो वैसे ही गन्ने को भी वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो लोग गन्ना उगाते हैं वही अपनी फैक्ट्री हमारे साउथ इंडिया के या वेस्टर्न इंडिया के अलग अलग एरिया के अंदर खोल लेते हैं, जिससे जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जिस बंदे का गन्ने का खेत है उसको थोड़ा नॉलेज होती है। ठीक है, उसके हिसाब से वो फैक्ट्री लगाता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम है जो हमारी शुगर इंडस्ट्री फेस कर रही है। पहला तो सीजनल है, गन्ना जो होता है मानसून के सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात है, अच्छा आप बोलोगे सर हमें तो गन्ना ऑलमोस्ट पूरा, अब तो पूरे साल हमें देखने के लिए मिलता है सर गन्ना। अरे बच्चे, वो आपको गन्ना इसलिए देखने के लिए मिलता है पूरे साल क्योंकि एक तो क्लाइमेटिकल कंडीशन बना देते हैं वो, है ना। ऐसे सीजन में देखो मैंने क्या बताया था, मानसून के सीजन में गन्ना इसलिए उगता है क्योंकि उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो लोग पानी आर्टिफिशियली एग्रीकल्चर से मतलब खेतों में भेज देते हैं, तो जिससे गन्ना वगैरह उग जाता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि इतना ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है मानसून के सीज़न में कि वो पूरे साल भी चल जाता है। ठीक है, ऑल दो वो कड़वा हो जाता है, उसके लिए सुक्रोज कंटेंट के लिए भी कुछ जुगाड़ वगैरह बना रखा है उन्होंने। ठीक है, चलो आगे आते हैं कि ओल्ड एंड दी एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आज भी गन्ना पुराने तरीके से उगाया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ नहीं करी जाती, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है हमारा गन्ना। ठीक है, नेक्स्ट है जी ट्रांसपोर्ट डिले की वजह से सुक्रोज कंटेंट, मतलब एक कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया सुक्रोज कंटेंट है ना बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुगर केन को फैक्ट्री में भेजने में थोड़ा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे गन्ना है, ठीक है, चीनी तो बना ली, बट गन्ने का जो वेस्ट बचा ना, तो उसको हम ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। तो उसको ढंग से मैनेज करना और उसको यूज़ करना सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है। और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? खेतों में डालकर एज अ फर्टिलाइजर तो नहीं, मैन्योर। फर्टिलाइजर तो केमिकल होता है, मैन्योर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं जी नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री बड़ा सिंपल है। मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री क्या बताया था हमने? वो इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल या तो मिनरल है या मेटल है, तो उसको कहते हैं मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री। ठीक है, और मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, ये एक बेसिक इंडस्ट्री है, यानी इसका जो फाइनल गुड्स होता है वो दूसरी इंडस्ट्री में बिकने के लिए जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन बनता है, और वो आयरन कार बनाने वाली फैक्ट्री परचेज कर लेती है, बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री परचेज कर लेती है, और भी बहुत सारी फैक्ट्री जो है परचेज कर लेती है, तो इसलिए वो एक बेसिक एंड की इंडस्ट्री है। ठीक है, और इसका जो गुड होता है, यानी जो भी रॉ मटेरियल होता है बहुत ही हैवी होता है, आपको पता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो यही बता रखा है कि इसका फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल दोनों ही हैवी होते हैं और बल्कि होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक कंट्री कितना ज़्यादा कंजम्पशन कर रही है स्टील का और कितना प्रोडक्शन कर रही है स्टील का, उसी हिसाब से कंट्री का डेवलपमेंट देखा जाता है। मैं आपको ये भी बात बता दूं,
एक छोटी सी बात बता देता हूँ। पता है इंडिया का डेवलपमेंट नापने के लिए क्या एक एक पैरामीटर यूज होता है। पता है क्या पैरामीटर यूज होता है कि इंडिया में कितनी कारें बिकी हैं, ठीक है, उससे पता लगाया जाता है इंडिया कितना डेवलप कर रहा है। अब बोलोगे सर ये क्या लॉजिक है। देखो ये इसलिए पहली बात तो देखो ये बात तो याद है ना आपको कि कार जो है उस पर बहुत सारा स्टील वगैरह और आयरन वगैरह यूज होता है। चलो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं, कार का प्रोडक्शन क्यों देखते हैं। देखो कार लोग कब खरीदते हैं, जब उनके पास पैसे होते हैं, एक्स्ट्रा पैसे होता है। अब ऐसे तो नहीं है कि भाई मैं 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ और मैं कार लेने पहुंच जाऊँ, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। लोग जिनकी अच्छी खासी इनकम होगी वही कार खरीदेंगे। तो अगर लोग अच्छी खासी इनकम होगी तो इसका मतलब कंट्री डेवलप कर रहा है, तभी लोग अच्छा खासा पैसा कमा पा रहे हैं, इसलिए कार का प्रोडक्शन देखा जाता है। तो और कार किससे बनती है, बेसिकली स्टील और उससे ही बनती है, आयरन से। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली एक कंट्री कितना प्रोड्यूस कर पाती है आयरन और कितना कंज्यूम कर पाती है आयरन, उसी के हिसाब से कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाता है, उसी के हिसाब से कंट्री का डेवलपमेंट देखा जाता है। चाइना का डेवलपमेंट इंडिया से ज्यादा माना जाता है क्योंकि चाइना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है आयरन और स्टील से और ज्यादा यूज भी कर रहा है आयरन एंड स्टील को, ठीक है जी। देखो ऐसा सेंटी मत होना कि बार बार मैं इंडिया को चाइना से कंपेयर कर रहा हूँ। अपना भारत बेस्ट है। चाइना के अंदर पता नहीं, आपको पता नहीं पता, जीरो राइट है लोगों के पास, जीरो, कुछ भी राइट नहीं है। आप अगर अपने पैसे निकालने के लिए बैंक में जाते हो ना और गवर्नमेंट बोल देती है कि नहीं जी हम अभी पैसे नहीं दे सकते आपको, तो पता है वो क्या करती है, वो ट्रक खड़े कर देती है बैंक के सामने कि आ जाओ जी निकाल लो। और उन्होंने चलवा भी रखे हैं अपने लोगों पे, ट्रक भी चलवा रखे हैं, तोप भी चलवा रखे हैं। ट्रक बोल दिया मैंने, सॉरी, तोप की बात कर, तोप भी। तो इंडिया बहुत ही बेस्ट है। डेवलपमेंट कोई नहीं, वो तो अपन धीरे धीरे कर ही रहे हैं, अपन आगे बढ़ ही रहे हैं, तो ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ चाइना डेवलप कर रहा है, हम उससे ज़्यादा तेज़ी से करेंगे, है ना। तो इसको अपने को पॉजिटिव लेना है कि आगे है तो अपन और भी आगे जाएंगे उससे, ठीक है। चलो अब स्टील कैसे बनता है, स्टील कैसे बनता है, ये एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। देखो स्टील बनता है आयरन और कोकिंग कोल, लाइमस्टोन को जब आप मिलाते हो 4:2:1 में, तो बनता है जी अपना स्टील। और स्टील को हार्ड करने के लिए आप उसमें मैग्नीज भी मिला देते हो, ठीक है जी। तो ये चार चीजें मिलाते हो तब बनता है स्टील, ठीक है। और स्टील से आपको पता है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि डिफेंस के, टेलीफोनिक और साइंटिफिक इक्विपमेंट भी बनाए जाते हैं, है ना। ओके। और 1991 के बाद है ना हमारी स्टील इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली थी, क्योंकि आपको पता है 1991 के बाद आया था लिबरलाइजेशन। अगर आपको लिबरलाइजेशन नहीं पता तो थोड़ी देर में बताऊंगा, बट ये याद रखना एक पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की 1991 में जिसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। वैसे तो उसको LPG कहते हैं, चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, बट नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वैसे तो वीडियो देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। बट आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा आपको, बट 1991 का याद रखना आप, ठीक है। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इंडिया में, पहली बात तो ये मैं बता दूं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसका बनता है। इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, आपको ज़्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर देखने के लिए मिलेगी, जो कि छत्तीसगढ़ वगैरह के पास है। आप पूछोगे क्यों, और एग्जाम में टीचर भी यही पूछेगा कि क्यों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज़्यादातर छोटा नागपुर प्लेटो में क्यों है। तो पहली बात तो वहां पर हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल यानी आयरन ओर जो चाहिए, अब पता है ना आपको, देखो स्टील बनाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, आयरन ओर, सबसे पहला रॉ मटेरियल यही है। तो आयरन ओर बहुत सस्ता और बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता है। दूसरा मार्केट प्लेस भी पास में, बहुत सारी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री यानी कार बनाने वाली इंडस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो अपने इसी एरिया में लगी हुई है ना। तो वो जो भी आयरन वगैरह स्टील वगैरह प्रोड्यूस होता है तो उन फैक्ट्री में चला जाता है, तो गुड मार्केट प्लेस है। अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड और चीप लेबर वगैरह मिल जाते हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड चीप लेबर मिल जाते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। दूसरा आता है गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, सीवेज, क्योंकि नीचे आपको पता है वेस्ट बंगाल के पास ही हमारा बे ऑफ बंगाल है। रेलवे का नेटवर्क भी यहाँ पर अच्छा है और रोडवेज तो अच्छा ही है, ठीक है। तो इन सारी की सारी चीज़ों की वजह से आपको ज़्यादातर इंडस्ट्री कहाँ देखने के लिए मिलेगी, छोटा नागपुर प्लेटो में। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि इंडिया में सबसे बढ़िया स्टील प्लांट लगाने की आइडियल लोकेशन क्या है, तो आपको बोलना है छोटा नागपुर प्लेटो। अगर टीचर ने पूछा क्यों, तो ये बताना है ये सारी की सारी चीज़ें छोटा नागपुर प्लेटो में अवेलेबल है, इसलिए इंडिया के अंदर स्टील प्लांट जो है वो ज़्यादातर छोटा नागपुर प्लेटो में लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब ऊपर है ना मैंने एक वो पूछी थी एक फुल फॉर्म, दैट इज सेल। सेल की फुल फॉर्म क्या है, जो पब्लिक सेक्टर आपकी इंडस्ट्री थी ना, हमने पढ़ा था पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होता है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है, तो एक सेल है, सेल की फुल फॉर्म थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, स्टील का प्रोडक्शन होता है इसमें, ठीक है। अब बेसिकली स्टील का प्रोडक्शन है ना दो प्लांट में होता है, दो तरह के स्टील के प्लांट होते हैं, एक तो छोटे होते हैं, एक इंटीग्रेटेड यानी बड़े स्टील के प्लांट होते हैं, ठीक है। छोटे प्लांट में ऑब्वियसली बात है छोटे छोटे वो बनाए जाते हैं, इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होती है, ओके। चलो अब एक टाइम पे ना इंडिया और चाइना है ना दोनों ही सेम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते थे आयरन को और सेम क्वांटिटी में कंज्यूम करते थे आयरन स्टील को,
ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि जितना एक कंट्री जितना ज़्यादा स्टील को प्रोड्यूस करती है और जितना कंज्यूम करती है वो उतना ही डेवलप माना जाता है। एक टाइम पे चाइना है ना 1950s में, चाइना और इंडिया दोनों ही सेम क्वांटिटी में प्रोड्यूस और सेम क्वांटिटी में कंज्यूम करते थे स्टील को, बट फिर उसके बाद चाइना जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकल गया और हम थोड़ा सा पीछे रह गए, ठीक है। तो चाइना की डेवलपमेंट का कारण क्या है? क्योंकि वो ज़्यादा स्टील को प्रोड्यूस कर पाता है और ज़्यादा उसको कंज्यूम कर पाता है, ठीक है। हम भी करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चैलेंजेस फेस बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है? पहले तो हाई कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब प्लांट सेटअप करने में थोड़ा वो लग जाता है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। आयरन ओर तो मिल जाता है बट आयरन ओर के अलावा आप देखो कुकिंग कोल भी एक रॉ मटेरियल है तो वो नहीं मिल पाता, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड पॉइंट हो गया, पहला हाई कॉस्ट है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाने की कॉस्ट जो होती है हाई होती है। दूसरा होता है कि अवेलेबिलिटी जो होती है कुकिंग कोल की वो थोड़ी सी लो है। तीसरा है कि लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हमारे लेबर जो है इतने स्किल्ड नहीं है। चाइना के लेबर थोड़े ज़्यादा स्किल्ड है, हमारे लेबर जो है स्किल्ड नहीं है। पता है चाइना के लेबर स्किल्ड क्यों है? चाइना पता है क्या, दूसरी कंट्री पे एक तरह से कब्जा करके कब्जा ही कर रहा है, वो खरीद रहा है, एक तरह से लोन दे रहा है उनको और उसके बाद वहाँ पर बनवाता है पोर्ट बनवाता है उनके, वहाँ पर एयरपोर्ट बनवाता है और वहाँ के लेबरों को नहीं अपने लेबर को भेजता है ताकि वो सीख सके, है ना। तो और नेक्स्ट है कि और ऐसा क्यों करता है? वो कहता है कि चलो जाओ अफ्रीका जाओ, वहाँ पर बनाओ पोर्ट, गलती हो गई तो कोई नहीं छोड़ो बट सीख के आ जाना वहाँ से, ताकि जब चाइना में दोबारा बनाओ तो गलती ना हो, है ना। और इरेगुलर पावर सप्लाई, ये भी एक प्रॉब्लम है जो फेस कर रहा है हमारा स्टील प्लांट। और नेक्स्ट है जी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह अच्छी है बट इतनी भी अच्छी नहीं है, ऑल्दो वो भी बहुत धीरे धीरे सुधर रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट आते हैं जी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम ये समझ आ गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब बात करते हैं जी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट पे। सबसे पहले तो स्मेल्टिंग का मतलब समझ लो। स्मेल्टिंग का मतलब होता है जी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग हीट एंड मेल्टिंग। यानी जब आप मेटल को उसके ओर से निकालते हो। ओर पता है ना आपको, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था हमने। ओर का मतलब होता है कि एक तरह से वो पत्थर मान सकते हो जिसमें मेटल तो होता है बट मेटल के अलावा बहुत सारी इम्प्योरिटी भी होती है, उसको कहते हैं हम ओर। तो ओर में बेसिकली स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें ना, जैसे मान लो यहाँ पर आयरन है, मान लो यहाँ पर एक मेटल है, कोई भी मेटल है, जैसे आयरन ही मान लो, चलो आयरन के अलावा बहुत सारे डस्ट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है जिसको हमें हटाना है। तो जब आप गर्म करके इस ओर को गर्म करके और इसको मेल्ट करके जब आप आयरन को उसके ओर से अलग करते हो तो इसको कहते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है जी। अब आते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया में। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे हमारी एल्यूमिनियम है। अच्छा, एल्यूमिनियम बनाया कैसे जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जमीन के अंदर से निकाला जाता है एक मिनरल जिसका नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट से बनाया जाता है एल्यूमिनिया, है ना, एल्यूमिना, और एल्यूमिना से बनाया जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है जी। अब एल्यूमिनियम की एक बहुत अच्छी खासियत है, क्या? इसको जंग नहीं लगता, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलेबल है ना, और बेसिकली स्ट्रॉन्ग भी है, और उसको दूसरे मेटल से मिक्स भी कर दिया जाता है, तो इसकी वजह से एल्यूमिनियम थोड़ा बढ़िया है, ठीक है जी। ओके, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल, बर्तन वगैरह, वायर वगैरह बनाने के लिए भी हमारे एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। और इंडिया में जो हमारे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है वो उड़ीसा के अंदर है, नालको और बालको। ये चल गया सुद्धि मूसेवाला का गाना। अब आई होप आपको आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही हो, मैं तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा, बट नालको और बालको, ठीक है जी। तो नालको और बालको इन दोनों की फुल फॉर्म बताना। ये भी है ना एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है, ठीक है जी। और एक कहाँ पर है ये भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। नालको और बालको की फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है। चलो, अब बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर ही आपको ज़्यादातर हमारी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत सस्ता मिल जाता है। और रॉ मटेरियल क्या है एल्यूमिनियम बनाने के लिए? बॉक्साइट। बस यार कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए गाने की वजह से। नेक्स्ट है रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वेस्ट बंगाल में रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो इस वजह से आपको ज़्यादातर क्या एल्यूमिनियम जो स्मेल्टिंग प्लांट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर। क्लियर हो गया? तो अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये बॉक्साइट है ना, ऐसे दिखता है कुछ, ठीक है, रेड कलर का थोड़ा सा होता है। ओके, चलो अब आते हैं जी केमिकल इंडस्ट्री पे। केमिकल इंडस्ट्री क्या होता है? केमिकल इंडस्ट्री वही अलग अलग टाइप के केमिकल होते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं केमिकल इंडस्ट्री। कोई भी डाइंग का, कलर करने का केमिकल, है ना, बहुत सारे अलग अलग केमिकल होते हैं, कोई मेडिसिन का केमिकल भी होता है, तो वो सारे के सारे केमिकल इंडस्ट्री में आते हैं। केमिकल इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग है और मोर डाइवर्सिफाइंग है। डाइवर्सिफाइंग में यानी हर इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप का, कपड़े बनाने में अलग टाइप का केमिकल यूज होता है ना, बर्तन बनाने के लिए कुछ केमिकल यूज़ होता होगा, पेंट करने के लिए कुछ अलग। तो हर इंडस्ट्री में आपको जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे गाने की आवाज़ वो तेज़ कर रहे हैं। अब मैं कुछ बोल भी तो नहीं सकता यार, किसी की शादी है, एक बार ही होती है लाइफ में, बार बार होती तो चलो रोका भी जाता, है ना।
तो बट आई होप आपको वॉइस अच्छे से क्लियर हो रही है। केमिकल इंडस्ट्री क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है और मोर डाइवर्सिफाइंग है। ओके, और केमिकल इंडस्ट्री की खासियत होती है स्मॉल स्केल भी होती है, बड़ी इंडस्ट्री भी होती है। केमिकल इंडस्ट्री कोई छोटा प्लांट लगा लेता है, कोई बड़ा प्लांट लगा लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक नंबर में आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो उसका खुद में सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वो केमिकल इंडस्ट्री है। इसका क्या मतलब है, एक केमिकल इंडस्ट्री दूसरे केमिकल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देती है। जैसे कि मान लो मैं पेंट इंडस्ट्री, मेरी है ना एक पेंट की इंडस्ट्री है, पेंट बनाता हूं मैं, जो भी ये केमिकल है। अब मेरे को क्या चाहिए, पेंट में एक और केमिकल चाहिए जो मैं दूसरी केमिकल इंडस्ट्री से ले रहा हूं, एक और केमिकल चाहिए मैं दूसरी इंडस्ट्री से ले रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, तो मैंने दूसरी केमिकल इंडस्ट्री से पेंट खरीद, दूसरी केमिकल इंडस्ट्री से अलग अलग केमिकल खरीद के पेंट वगैरह बनाया, जो कि ये केमिकल इंडस्ट्री है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो केमिकल इंडस्ट्री होती है ना, वो खुद वो केमिकल बनाने के लिए केमिकल इंडस्ट्री से ही केमिकल खरीदती है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। दिस इंडस्ट्री इज वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री, इंडिया में बहुत, पूरे इंडिया में। जैसे अभी ये देखा हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेटो में, बट केमिकल इंडस्ट्री पूरे इंडिया में फैली हुई है। ठीक है जी। अब केमिकल भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं जी ऑर्गेनिक केमिकल जो पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं, जिसमें सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, रबड़ वगैरह, डाइंग स्टफ, ड्रग और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं, पेट्रोकेमिकल। ठीक है, तो पेट्रोलियम वगैरह के प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं पेट्रोलियम, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल भी ज़मीन के नीचे से निकलता है, तो वो ऑर्गेनिक केमिकल माने जाते हैं। कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल जो आप कह सकते हो लैब में बना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया है ना, जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, एडिसिव, एडिसिव का मतलब चिपकाने के लिए जो बनाया जाता है, पेंट वगैरह, डाइंग स्टफ बनाने के लिए, नाइट्रिक एसिड हो गया, सोडा एसिड, ये सारे के सारे क्या हमारे इनऑर्गेनिक केमिकल है। ये लैब में बेसिकली ये केमिकल लैब में बनाए जाते हैं, बट हमारे ऑर्गेनिक जो केमिकल होते हैं वो लैब में नहीं बनाए जाते, पेट्रोकेमिकल ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत है, आई होप क्लियर हो। अब बात करते हैं जी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के, बट पहले तो इस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एक छोटा सा और बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंडिया में एक टाइम पर बहुत तेजी से ग्रो कर गई थी, आपको क्या लगता है कौन से टाइम में ग्रो कर गई थी? बड़ा सिंपल आंसर है इसका, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके सोच के आंसर बताना। अगर आपने आंसर बता देना बच्चे, मैं आपको 100% लिख कर दे रहा हूं कि एग्जाम में है ना आप मतलब तबाही मचा दोगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना है। आप वीडियो पॉज करके टाइम ले सकते हो, बट अब मैं आंसर बता देता हूं। इंडिया में सबसे ज्यादा खेती कौन से टाइम में हुई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन में, यस सर नो, ग्रीन रेवोल्यूशन में हुई थी ना, और उसी टाइम में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का भी यूज किया गया था, और यही इंडस्ट्री है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में सबसे ज्यादा ग्रो करी थी, यानी 1960s के टाइम में। ठीक है जी, यही बात लिखी हुई है ये वाले पॉइंट में। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आर सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो ज्यादातर फर्टिलाइजर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, और उसको बनाने के लिए हमें फॉस्फेट, पोटाश, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी, मतलब ये बता रखे फर्टिलाइजर किस किस टाइप के होते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर, पोटाश फर्टिलाइजर और नाइट्रोजन, मतलब बहुत सारे जो भी रॉ मटेरियल यूज होते हैं ना, वो बेसिकली इन्हीं फर्टिलाइजर जो होते हैं इन्हीं रॉ मटेरियल की वजह से होते हैं, नाइट्रोजन से, फॉस्फेट से, पोटाश से। दिक्कत यह है कि जो पोटाश है ना हमारे पास इतना नहीं है, और इसलिए पोटाश जो है वो हमें दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़ता है। देखो यही बात लिखी है, पोटाश इज इम्पोर्टेड इन आर कंट्री, दूसरी कंट्री से पोटाश मंगवाया जाता है क्योंकि हमारे पास उसके रिजर्व नहीं है। बट फिर भी इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इंडिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर आता है, सेकंड नंबर आता है, थर्ड नंबर आता है, और थर्ड नंबर पे ही हमारा इंडिया है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे बताना, और रशिया बताना कौन से नंबर पे है। ठीक है, चलो ये तो बता ही चुका मैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में सबसे ज़्यादा जो है यही इंडस्ट्री ग्रो करी थी। और कहाँ कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, तमिलनाडु, केरला, यूपी, पंजाब में, इसमें हाफ ऑफ दी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो इसी एरिया में। और आप देखो फायदा भी बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन का इनको ही हुआ था, पंजाब, यूपी, है ना। चलो नेक्स्ट है कि और भी अलग अलग जगह पर आपके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जैसे एमपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान एटसेट्रा। ठीक है, चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री क्या होती है? अब आपको पता है सीमेंट किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है? बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, फैक्ट्री, ब्रिजेस, रोड, डैम्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। और बेसिकली सीमेंट बनाने के लिए आपको क्या रॉ मटेरियल चाहिए? आपको चाहिए जी लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना। एल्यूमिना किससे बनता है? एल्यूमिना बनता है बॉक्साइट से, और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। और जिप्सम भी आपका एक रॉ मटेरियल है जिससे आप सीमेंट बनाते हो। ठीक है जी,
कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे। इसका मतलब है कि बेसिकली सीमेंट वगैरह जब आप बनाते हो तो क्या करते हो, उसको बनाने के लिए आप कोल का और इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करते हो और उसको ट्रांसपोर्ट किससे करते हो, रेलवे वगैरह से ट्रांसपोर्ट करते हो सीमेंट वगैरह को। ठीक है, आपको एक मजे की बात बता दूं, हमारा जो सीमेंट होता है ना वो दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट करा जाता है, ज़्यादातर गल्फ कंट्री में। ठीक है, ये अरब की कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर भी हमारा सीमेंट वगैरह एक्सपोर्ट करा जाता है। और इंडिया में सबसे पहला सीमेंट प्लांट कहाँ पर सेटअप करा गया था, 1904 के अंदर सेटअप करा गया था, चेन्नई के अंदर। ठीक है जी, चलो। डी कंट्रोल ऑफ द प्राइजेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989। तो दोबारा से मतलब प्राइजेस वगैरह ना पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, ये समझ लो, बट उसके बाद प्राइवेट ओनर्स के हाथ में दे दिया कि आप प्राइजेस खुद डिसाइड कर सकते हो 1989 के बाद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीमेंट इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट ने कब डी कंट्रोल करना शुरू किया था, प्राइजेस को डी कंट्रोल कब किया था गवर्नमेंट ने, तो ये बताना आपको 1989 में। एलपीजी अब बता देता हूँ मैं, चलो इसमें आएगा एलपीजी तब देखेंगे, बट ये क्लियर हो गया ना आपको। चलो अब आ जाते हैं हम हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे। सबसे पहले तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम और भी जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज होते हैं ना वो सारा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बैंगलोर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क से क्वेश्चन में कि बैंगलोर जो है हमारा वो क्या है, बैंगलोर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है। यस और नो, चलो ओके। और एक और बात बता दूं, अदर इंपॉर्टेंट सेंटर भी है, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया। और मेजर आईटी जो सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक तो क्लियर हो गया बैंगलोर, और बाकी मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में है। बट जो मेजर आईटी सेक्टर है वो आपको बैंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे में देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर आज सबसे ज़्यादा लोग आईटी सेक्टर के अंदर ही एम्प्लॉयड है, पता होगा ये बात आपको। हर एक बंदा जो है वो आपको बीपीओ में देखने के लिए मिल जाएगा। 4 में से 1 बंदा क्या काम करता है भैया, कॉल सेंटर में, है ना। तो ये क्या है, कॉल सेंटर भी क्या है, एक तरह से आईटी सेक्टर के अंदर ही आता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे। दिस इंडस्ट्री बिकम द मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इन द लास्ट 2 to 3 ईयर। यानी बेसिकली अभी 2-3 साल तो नहीं, चलो कोरोना का टाइम था, 10 साल मानते हैं, तो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा दूसरी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज हमारा आईटी सेक्टर की वजह से आया। क्यों? क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अमेरिका वगैरह, यूके वगैरह, यूरोपियन यूनियन की अलग अलग कंट्रियों में क्या क्या बेचते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह बेचते हैं, और उससे सबसे ज़्यादा पैसा आया हमको। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं थोड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, चलो रेडी रखते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है, कार बनाने वाली। ठीक है जी, कार बनाने वाली इंडस्ट्री को हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहते हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह करना है तो आप ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसे करोगे, आप ट्रांसपोर्ट तभी तो करोगे जब आपके पास व्हीकल्स हो, ट्रक हो, बसेज हो, कार हो, है ना। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट करने में के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। लास्ट के 15 सालों में सबसे ज़्यादा हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ी है। क्यों? बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन सुन लो होता क्या है, मैंने बोला था ना एलपीजी। तो पहले तो एलपीजी आई थी 1991 में, ये बात आप याद रखना। और एलपीजी की फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन। आप सिर्फ इतना याद रखो, लिबरलाइजेशन अभी के लिए। ठीक है, 1991 से पहले, चलो फुल फॉर्म बता देता हूँ यार, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1 मार्क्स में आ सकता है इसलिए मैंने बताया। 1991 से पहले आप देखोगे ज़्यादातर कंपनी जो होती थी गवर्नमेंट की होती थी, जैसे कि सेल 1991 से पहले सेल होती थी। 1990 कार की कंपनियां भी बहुत कम हुआ करती थी। सिम भी सिर्फ बीएसएनएल और एमटीएल जो कि गवर्नमेंट की होती थी, है ना। जो इंश्योरेंस है वो भी सिर्फ एलआईसी का होता था जो कि गवर्नमेंट की थी। बट 1991 के बाद है ना गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनियों को भी आने दिया इंडिया के अंदर, और उससे सबसे ज़्यादा फायदा हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हुआ। क्योंकि जो अलग अलग टाइप की कार होती है ना, फॉरेन की कार्स होती है, जैसे कि लैम्बोर्गिनी हो गया हमारी, और भी बहुत सारी कार हो गई, टोयोटा हो गया, है ना, रेनॉल्ट डस्टर हो गया, और भी बहुत सारी अलग अलग कारें इंडिया के अंदर एंटर करी, और बेसिकली इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर गई। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, बाहर की कंपनियों ने इंडिया के अंदर, बाहर की कार की कंपनियों ने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया, अपनी कारें बेचना शुरू करी। ठीक है, इससे क्या हुआ, कंपटीशन भी बढ़ा इंडिया के अंदर और इस सेक्टर को ग्रोथ मिली। ठीक है, आई एम रियली सॉरी यार, बहुत अगर ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आवाज़ ना आए, बट ठीक है, आवाज़ ठीक ठाक आई रही होगी आपको। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है उससे न्यू टेक्नोलॉजी आती है। ये हमने बेसिकली देखा भी था जब हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था इकोनॉमिक्स का, ग्लोबलाइजेशन वाला। तो हमने ये भी देखा था जब फॉरेन कंपनियां इंडिया के कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है तो पैसे तो आते हैं बट साथ में न्यू टेक्नोलॉजी भी आती है। अब जापान की कंपनी को इंडिया के अंदर आएगी तो नई टेक्नोलॉजी तो लेकर आएगी, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट न्यू टेक्नोलॉजी भी लेकर आती है, जिससे हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप हुआ। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर हमें दिल्ली में, गुड़गांव में, चेन्नई में, कोलकाता में, लखनऊ में
इंदौर में ये कार की फैक्ट्रीज वगैरह देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलो अब इतने सारे फायदे हमने देखे, इतनी सारी अलग अलग इंडस्ट्री देखी, थोड़े से नुकसान भी सुन लेते हैं हमारी ऑटोमोबाइल हमारी अलग अलग इंडस्ट्री का। तो सबसे बड़ा नुकसान है जी पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जी बहुत हो रहा है हमारी इन इंडस्ट्री की वजह से। अब किस किस टाइप का पॉल्यूशन हो रहा है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन तो आपको पता है कि बेसिकली जो अलग अलग फैक्ट्रीज होती है वो हाई प्रपोर्शन ऑफ द अनडिजायरेबल गैसेज जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी बहुत सारी अलग अलग जो इंडस्ट्री होती है वो ऐसे केमिकल वगैरह जो है वो स्मोक के थ्रू वो करती है, एमिट करती है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ह्यूमन के लिए और एनिमल प्लांट के लिए तो हार्मफुल होता ही होता है। वाटर क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली केमिकल क्या है, रिवर के अंदर अपना सारा का सारा केमिकल डंप कर देती है, जिसकी वजह से हमारे मरीन जो एनिमल एक्वेटिक लाइफ है वो अफेक्ट होती है ना, और इंसान भी वो पानी पीता है तो उसको भी प्रॉब्लम होती है। अब है थर्मल पॉल्यूशन। बहुत सारे लोग समझते हैं वाटर पॉल्यूशन थर्मल पॉल्यूशन सेम है, नहीं, समझाता हूं कैसे। वाटर पॉल्यूशन में क्या है, कोई भी केमिकल पानी में गया और वो पानी में गया और उसके बाद उस पानी को रिवर में भेज दिया गया, जिसकी वजह से हुआ वाटर पॉल्यूशन। अब धीरे 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 जानवरों को प्रॉब्लम आएगी, पानी में रहने वाले फिशेस को प्रॉब्लम आएगी और धीरे धीरे बनना शुरू करेगी। बट थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है कि आप फैक्ट्री से निकलने वाला बहुत गर्म पानी, बहुत गर्म केमिकल पानी उसमें नदियों में छोड़ देते हो। इससे क्या होता है, डायरेक्टली वहां की जो फिशेज है वो मरने लगती है। वाटर पॉल्यूशन में धीरे धीरे मरती है, एकदम से नहीं मरती, केमिकल का धीरे धीरे असर होता है। बट थर्मल पॉल्यूशन में इतने गर्म पानी की वजह से वैसे ही मर जाती है। तो ये होता है बेसिकली थर्मल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन में डिफरेंस। वाटर पॉल्यूशन में धीरे धीरे मरती है, बट थर्मल पॉल्यूशन में डायरेक्टली हमारी एक्वेटिक लाइफ बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्ट होती है। ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है आपको पता ही है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से बहुत सारा शोर होता है, ये दिखाई रखा है, बंदा बड़ा परेशान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर वगैरह होता है नहीं, है ना, इक्विपमेंट वगैरह जो भी होते हैं फैक्ट्री के बहुत शोर वगैरह करते हैं, है ना, जिससे हाई रेट ऑफ हार्ट रेट वगैरह प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम। आज मैंने अब पता है एक बात नोटिस करी है, बहुत सारे लोगों को हार्ट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। न्यूज़ में देखता हूँ कभी भी, कोई भी एक्टर, कोई भी नॉर्मल लोग, बहुत सारे लोग, मेरी फैमिली में भी पता होगा आपको, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है वो हार्ट की डिजीज़ की वजह से और हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो आप भी थोड़ा सा सर्च करना इसके बारे में कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उस टाइम आप कैसे किसी की जान बचा सकते हो, क्योंकि नॉर्मल पर्सन भी उस टाइम अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो थोड़ा बहुत कुछ करके जान बचा सकता है। तो इसके बारे में पढ़ना ज़रूर बच्चे, ठीक है। चलो, और भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से। बच कैसे सकते हैं सर इससे, ये तो बता दो। चलो, सबसे पहले तो नॉइज़ पॉल्यूशन का जुगाड़ देख लेते हैं। मशीन में साइलेंसर लगाओ ताकि मशीन ज़्यादा शोर ना करे, और अपने पर्सनल यूज़ के लिए फैक्ट्री के जो भी वर्कर है उनको ईयर प्लग दे दो कि भैया ये ईयर प्लग लगा के काम करो, जिससे आपको शोर जो है वो सुनाई ना दे और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आपके कानों में, ठीक है, और आपको हार्ट रेट और ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए क्या कर सकते हो आप, है ना, ये जो चिमनी होती है ना, चिमनी, ये वाली चिमनी, इसके ऊपर क्या लगा सकते हो, स्मोक फिल्टर लगा सकते हो, है ना, स्मोक सैक्स लगा सकते हो फैक्ट्री के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर और स्क्रबर और इनर्शियल सेपरेटर लगा सकते हो। ये सारी की सारी मशीनें हैं, साइंस वाले टीचर से पूछना, बट मैं थोड़ा बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का मतलब ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक या शॉक वेव्स के ज़रिए जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे जो स्मोक से चिमनी से निकलते हैं, वो जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसको नीचे डस्ट को सेपरेट कर दो, जिससे आप देख सकते हो। तो ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल जो बड़े बड़े हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। फैब्रिक फिल्टर का मतलब है सीधा एक कपड़ा लगा दो बेसिकली स्मोक के ऊपर, जिससे जो है वो क्लीन गैस बाहर जाए और जो डस्ट है वो नीचे की तरफ आ जाए। कलेक्टेड सॉलिड जो होता है वो पहले तो इस रुई में भी इकट्ठा हो जाता है और नीचे की तरफ भी चला जाता है। तीसरा है जी इनर्शियल सेपरेटर। ये आपके साइंस के टीचर आपको अच्छे से बता पाएंगे, बट मैं बता देता हूँ। इसमें इनर्शिया का यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ से डस्ट गैस गई वो ऊपर की तरफ गई, जो क्लीन गैस है वो निकल गई और बाकी जो भारी है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है जी। तो ये था ओके। और दूसरा है कि जी देखो, आपको पता है कि कोल से क्या होता है, ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, तो आप गैस का और ऑयल का यूज़ करो जिससे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस ना हो। ऐसा नहीं है कि गैस से और ऑयल से जो है वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, बट एज़ कम्पेयर टू कोल की फैक्ट्री कम होता है। आप अगर कोल का यूज़ करते हो तो ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होती है। अब आते हैं जी हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को बचाने के लिए, वाटर पॉल्यूशन को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो। पहले तो कुछ स्टेप दे रखे हैं। सबसे पहले तो यह है कि जी आप पानी को सेव करने के लिए क्या कर सकते हो, बार बार पानी को यूज़ करो, रीयूज़ करो, बार बार रिसाइकल करो, रीयूज़ करो, 2 से ज़्यादा सक्सेसिव स्टेज में यूज़ करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उसका बार बार यूज़ हो,
ठीक है। नेक्स्ट है जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, बारिश के पानी को सेव करो आप। मैं तेज इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में भी नॉइस ज़्यादा बढ़ा दी उन्होंने गाने की, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, बारिश के पानी को आप क्या कर सकते हो, सेव वगैरह कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप पानी का बार बार यूज़ कर सको। और नेक्स्ट है कि जी आप जब नदियों के अंदर आपका गर्म पानी जो है वो भेजो तो उसको पहले ठंडा कर लो, ठीक है, जिससे क्या हो कि एक्वेटिक लाइफ जो है वो रिवर में ज़्यादा अफेक्ट ना हो, ठीक है। चलो, और ये 3 समझ आ गई। अब मैं 3 फेस बताता हूँ जिससे हम पानी को ट्रीट कर सकते हैं। बट उससे पहले जैसे मैंने बताया कि अगर आपने मेन पॉइंट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि आपको लगी है, यहाँ तक आपको देख रहे हो तो पक्की बात है वीडियो बच्चे अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी जो भी हेल्पफुल बच्चे, जो भी जिन भी बच्चों को हेल्प वगैरह चाहिए हो नोट्स से रिलेटेड, नोट्स तो मैं बता चुका हूँ वेबसाइट। और जैसे मैंने बताया फाइनेंशियली सपोर्ट, अगर आप नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। जैसे आप वेबसाइट पर नोट्स डाउनलोड करने आओगे, ये जो ऐड दिख रही है इस पर क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। वैसे तो आप मतलब अगर नहीं करते तो भी कोई देखने वाला नहीं है, बट मेरे को पता है बच्चे करेंगे यार। बच्चे वो हर तरीका ढूंढते हैं जिससे वो मेरे को सपोर्ट कर सके। तो जैसे मैंने बताया ये भी एक तरीका है जिससे आप सपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। बाकी बताया मेन पॉइंट है कि इस पर भी बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने करे भी है। और ये जब ये वाला चैनल मैंने बनाया था और इसके सब्सक्राइबर जो है ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, तो मेरे को ज़्यादा कुछ, इसमें सिर्फ 60 वीडियो है, मेन पॉइंट स्टडी पे 760 वीडियो है, ठीक है। बट ये ज़्यादा ग्रो कर रहा है क्योंकि इसमें मैंने ये बताया कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। मेरे को पता था बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर हमें अर्न करना है, फैमिली का प्रेशर थोड़ा सा कम करना है क्योंकि वो इतना हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम थोड़ा अपना कम से कम सैम्पल पेपर वगैरह का एक्सपेंस वगैरह। अच्छा, सैम्पल पेपर से बात आई, याद आई कि मैंने सैम्पल पेपर के लिए भी वीडियो बनाई है कि आप कौन सा सैम्पल पेपर परचेज करना चाहिए, करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, और उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। तो वो वीडियो मेन पॉइंट स्टडी पर जाकर आप देख सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके, जैसे आप एक बच्चे ने, बहुत सारे बच्चों ने वैसे भेजा है, 2-3 बच्चों ने भेजा है, मैं नाम हमेशा वीडियो में नहीं ले पाता क्योंकि याद भी नहीं है मेरे को, इतने सारे बच्चों ने भेजा है, बहुत सारे बच्चों के नंबर सेव भी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के $100 कंप्लीट हुए। आप भी करो यार, आप भी करो, आप भी कर सकते हो, कोई टफ थोड़ना है। आप ही की क्लास मैं आप दिखा के रहूँगा कि किन के बच्चों ने करा है, ठीक है। तो आप दूसरे की वीडियो कॉपी करके बिना फेस दिखाए आप फ़ोन से एनिमेशन वीडियो बना के कैसे कर सकते हो, आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, मेरी पहली यूट्यूब पर अर्निंग, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, ठीक है। और बाकी जो हमारा मेन पॉइंट स्टडी का चैनल है उस पर देखो मैंने ये बता रखा है कि आपको सैम्पल पेपर परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए। और बाकी ये गेमिंग चैनल है, 6 महीने हो गए, मैं वैसे इस पर लॉन्ग ब्रेक लेके वीडियो डालता हूँ, चाहे 1 साल पहले, फिर 6 महीने पहले, फिर अभी 6 महीने का गैप हो गया, बट करेंगे एक बार एग्जाम वगैरह खत्म हो जाए आपके, उसके बाद देखेंगे। और बाकी ये मेरा भरत कुमार खोरवाल वाला ये व्लॉगिंग चैनल है, अगर अच्छा लगे तो करना, पहले इस्तेमाल करो इन दोनों चैनल को, फिर विश्वास करो। अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हमारे इस पे कि 3 फेसेस कौन कौन से होते हैं, वाटर को ट्रीट कैसे कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये है कि जी आप मशीनों वगैरह का यूज़ करके, जैसे कि मान लो आप है ना नदियों के अंदर अपना केमिकल वगैरह वेस्ट कर रहे हो, मतलब वेस्ट डंप कर रहे हो, केमिकल वगैरह जो है वो सारे के सारे जा रहे हैं, तो उस केमिकल के अंदर से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको आप मशीनों से, ग्राइंडिंग मशीनें होती है, सेडिमेंटेशन वाली मशीनें हो रही है, उससे अलग कर लो, ये पहला प्रोसेस है। दूसरा है जी बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब बोलोगे सर बायोलॉजिकल प्रोसेस, केमिकल को, पानी के केमिकल को साफ करने के लिए कैसे? देखो, शायद आपको ना पता हो कि जापान के अंदर, ये एग्जांपल है, जैसे कि आपको ना पता हो, जो जापान है ना, जापान के अंदर नालियों के अंदर फिशेज होती है, जान पूछ के डालते हैं ताकि जो भी, मान लो अगर किसी घर ने, वैसे तो वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, लोग से मतलब हमारे लोग बड़े खराब है, जहाँ पर लिखा होगा ना थूकना मना है वहीं थूकेंगे, जहाँ लिखा होगा यहाँ पर ये करना मना है वहीं पर करेंगे, मतलब जो मना किया जाए वो तो करना है, ये तो हमारा बिल्कुल ही जन्मजात अधिकार है कि जहाँ पर लिखा हो ये मत करो वो वही करेंगे, जहाँ पर लिखा हो कि जी ये चीज। और लोगों को पता है कि एप्रिसिएशन किसका होता है, आप स्कूल में हो अभी, ठीक है, तो पता नहीं कोरिलेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ अभी हो गए, उनकी तो 12th क्रॉस हो गई, तो जब उनका आखिरी डे था, ठीक है, तो क्योंकि ट्यूशन तो चलता है, आखिरी डे होता है ना, तो उसके बाद फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो ट्यूशन आ रहे थे, तो उनका अचीवमेंट ये था कि लास्ट दिन उन्होंने पंखे मोड़ दिए और वो आके मेरे को दिखा रहे कि सर ये देखो हमारी अरे यार ये अचीवमेंट नहीं है, ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जापान के अंदर ये है, वो नालियों के अंदर क्या है, फिशेज भेज देते हैं ताकि जो भी, अगर कोई मान लो कोई वेजिटेबल वगैरह या किसी ने नालियों में वेजिटेबल वगैरह डाल दिया तो वो फिशेज उसको खा सके ताकि ज़्यादा कचरा ना हो। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे में तो हम भेज ही नहीं सकते, साफ से साफ नालियाँ भी हमारी गंदी होती है ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस इंडिया में तो कम ही पॉसिबल है। वैसे रिवर वगैरह को साफ़ करने के हम बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे टर्टल वगैरह, गंगा में टर्टल वगैरह को ट्रेन किया जा रहा है ना, ताकि वो जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स, जो भी बड़े बड़े कचरा होता है उनको साइड में लेकर आ पाए, है ना। तो ये
तीसरा है कि इसमें तीनों चीज़ें यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस तीनों का यूज़ करके बेसिकली वेस्ट वाटर को आप साफ करो, ठीक है जी, रिसाइकल करो, साफ करो, ये सारी की सारी चीज़ें। अब क्या सर कोई ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर जो सही में वेस्ट को कम कर रही है या वाटर या अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम कर रही है? द आंसर इज यस। एक है जी हमारी एनटीपीसी। इसका क्वेश्चन बनता है तो 5 नंबर में, और नहीं बनेगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा, इसके बहुत कम चांसेस है, बट पढ़ाना मेरा पूरा राइट है, मेरे को पढ़ाना ही है क्योंकि कोई भी चीज़ छुड़वाऊंगा नहीं। तो एनटीपीसी गवर्नमेंट की है, फुल फॉर्म बताना मेरे को, ठीक है जी। बता दूं क्या? चलो कोई नहीं, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, जस्ट क्योंकि जब आप खुद देखोगे तो अब छोटा सा गूगल सर्च करोगे ना मिल जाएगा, तो बेसिकली आप जब खुद पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो जो एनटीपीसी है ना हमारी, एनटीपीसी क्या कर रही है? पहली बात तो यह है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। देखो जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो ना तो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचता है। जैसे पुरानी डीजल की कारें हो गई, वो एनवायरनमेंट को, अब देखो कितना धुआं निकलता होगा इससे, पर आज जो कि नई नई कारें बन रही है ना, आप देखो इलेक्ट्रिक कारें भी बन रही है, तो उससे कम पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये है, आप बेसिकली अपनी मशीनों को अपग्रेड करके, ठीक है, A1 रखकर बढ़िया आप एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो। दूसरा है कि वेस्ट मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन, मतलब कम से कम जो है वेस्ट को प्रोड्यूस करके भी हमारी ये जो एनटीपीसी है वो कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि जब ज़्यादा वेस्ट होता है तो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा ही होगा। नेक्स्ट है कि जी ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट यानी अपने आसपास है ना एनटीपीसी की जो भी फैक्ट्रीज है, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री है, वो अपने आसपास पेड़ ही पेड़ लगा देती है, जिससे कम से कम जो अगर वो नुकसान भी कर रही है एनवायरनमेंट को तो वो भी कवर हो जाए, है ना, क्योंकि पेड़ जो होते हैं एनवायरनमेंट को सही रखने में हेल्प करते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कि जी रिड्यूसिंग द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन थ्रू दी ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, यानी जो निकलने वाला जो बेसिकली हमारा केमिकल वगैरह होता है ना, उसको आप ऐश में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और ऐश जो होता है वो सॉलिड वेस्ट से थोड़ा सा कम एक तरह से स्पेस ऑक्यूपाई करता है एक तरह से, ठीक है। ओके, बस ये याद रख लो, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली जो भी आपका निकल रहा है उसको एशेज में कन्वर्ट कर दो, जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको एशेज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और जो फिर उसको पानी से सेपरेट करके उस पानी को रीयूज करो। तो ये भी कर रहे हैं हमारे कौन? एनटीपीसी। और लास्ट है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, मतलब बेसिकली हमारा जो एनटीपीसी है वो हर साल रिव्यू करता है, मॉनिटर करता है कि जी इस साल हमने इतना वेस्ट जनरेट किया, इसको हम अगले साल कैसे कम कर सकते हैं, है ना। मॉनिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारी की सारी चीज़ें समझ आई हो। नोट्स आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है, एकदम फ्री है। बट फ्री का मतलब ये मत समझना कि क्वालिटी डिक्रीज होगी। जो बंदा 10,000 का पैकेज भी दे रहा हो ना, लाखों का पैकेज भी दे रहा हो, पैकेज नहीं मतलब कोर्स की को बोल रहा हो कि ये वाले नोट्स हमारे अच्छे हैं, बट ये 100 रुपये में 200 रुपये में, कंपेयर करके देख लेना। अगर नोट्स हमारे नोट्स अगर मेरे नोट्स बनाए हुए आपको 19 भी मिले ना, तो कभी भी मेन पॉइंट स्टडी पे मत आना, आपको हमेशा 20 ही मिलेंगे। 20 में से 20 मार्क्स के ही बनाए, 21 ही मिलेंगे हर एक चीज़। बहुत सारी डेफिनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेफिनेशन शायद आपको बुक में नहीं मिलेगी, बट मैंने लिखी, क्या पता बच्चों को क्वेश्चन आ जाए, सोचना ना पड़े, बच्चों ने पहले ही लर्न कर रखा हो। तो हर एक चीज़ जो है क्वेश्चन आंसर की वे में सारी की सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो नोट्स आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, पे नहीं करना। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे नोट्स बेस्ट है बाकी के बेस्ट नहीं है नोट्स सबके बेस्ट है, बट आप कहीं पर पे करने से पहले एक बार देख लेना कि आपका कहीं मतलब ऐसा ना हो कि बाद में पे करके आप सोचो यार ये वाले नोट्स तो भरत भी दे रहे थे, भरत सर भी दे रहे थे, मेन पॉइंट स्टडी पे भी मिल रहे थे। तो ऐसा मैं पैसे बचाने की बात कर रहा हूँ, बाकी सारी बेस्ट है। हर एक टीचर यूट्यूब पे जो पढ़ा रहा है, ऑफलाइन जो पढ़ा रहा है, सारे बेस्ट है, मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चे। ये बहुत डिफिकल्ट होता है यूट्यूब पर दूसरे को क्रिटिसाइज़ करके व्यूज़ लाना बहुत आसान होता है, बच्चे को पढ़ाकर उनका फ्यूचर एक तरह से थोड़ा बहुत मेरा पार्टिसिपेशन आपके लिए, मतलब मैं शायद आपके उसमें 0.0000001% मेरा रोल हो, बट ये काम आसान नहीं होता। तो जो भी टीचर कर रहा है उनकी रिस्पेक्ट करो। अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी देता, कोई भी टीचर थोड़ा सा अगर मान लो थोड़े नोट्स अच्छे नहीं है उसके, थोड़ी गलती कर देता है, उसको अप्रिशिएट करो, सर बहुत बढ़िया, बट यहाँ पर आप और इंप्रूव कर सकते हो। ऐसे करना है कि किसी को कभी डीमोटिवेट नहीं करना, ठीक है बच्चे। चलो ओके, बाकी वेबसाइट वगैरह बता चुका हूँ, नोट्स के लिए अलग अलग चैनल दे रखे हैं, मन करे तो देख लेना। मेन पॉइंट टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और यार इसके 20,000 होने से पहले इसके करवाओ 2 लाख, ठीक है जी। मेरे को पता है बच्चे बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और इसके एमसीक्यू की वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।